आपने लाल किताब कब शुरू की और ये लाल किताब है क्या? अगर लाल किताब के बारे में समझना चाहें तो लाल किताब का जो जन्म है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी जो इंडिया के अंदर एक स्टेट है पंजाब, और पंजाब के अंदर जालंधर के पास एक एरिया है फरवाला के अंदर जो गांव है, उस गांव में पंडित जी का जन्म हुआ था। और पंडित जी के जन्म के बाद पंडित जी, क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो आजादी से पहले की है, तो पंडित जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो सर, लाल किताब के बारे में ये भी बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोना जैसी बुक है, तो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, किसी के बोलने से मैं क्या रोक सकता हूँ क्या किसी को? आप मुझे एक चीज बताइए, कोई आदमी किसी को कुछ भी बोलने से रोक सकता? लाल किताब को लिखने वाले पंडित रूपचंद जोशी जी के परिवार के सदस्य आज भी मौजूद है, जिंदा है, सही सलामत है, लोगों को लाल किताब के बारे में बता रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना जाके। पंडित सोमदत्त शर्मा जी, उनकी आयु जरूर ज्यादा हो गई है, लेकिन आज भी वो इतने सक्षम है कि आपको एक एक चीज बता सकते हैं। उनके ग्रैंडसन श्री इकबाल जोशी जी, आगे उनके सोमदत्त जी के आगे 6 बच्चे थे, जिनमें उनकी 3 बेटियां 3 बेटे थे, जिनमें से मैं सिर्फ इकबाल जोशी जी को मिला। और वो बड़ी रूहानी शख्सियत है, वो बहुत ऐसे अच्छे इंसान है जो जो भी जाता है उसको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ तक कि दुनिया लाल किताब से लाखों रुपया कमा रही है, उन्होंने तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से। लाल किताब एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी बुक जिसमें लिखा गया है कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें। मैंने कांटेक्ट किया जतिंदर शर्मा जी को। जतिंदर जी एक लाल किताब एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी वही कहते हैं कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। उसने कितने साल प्रैक्टिस किया हुआ है और लाल किताब की सब कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं उसने क्लैरिफाई किया है। लेकिन कंट्रोवर्शियल इस वजह से हो गई है क्योंकि लोग नहीं समझते हैं कि जो रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में है वो लाल किताब में डाले गए हैं। 1940s 1950s में ये बुक लिखी गई थी। चलो मिलते हैं जतिंदर शर्मा जी से। नमस्ते जतिंदर जी। नमस्कार श्रुति जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया श्रुति जी। अच्छा हुआ कि हम फिर से बात करें। हमने एक्चुअली 2-3 दिन पहले ही बात की थी। जी श्रुति जी, मुझे अच्छा लगा कि आप ऑस्ट्रेलिया बैठकर सब हमारी ये सनातन परंपरा में और इन सब चीजों पे आप बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। तो इट इज रियली प्राउड ऑफ यू थैंक यू। कि आपने ये एफर्ट्स किया। और मैं अपनी तरफ से आपको पूरा साथ दूंगा, आपके सभी क्वेश्चंस जो आप पूछने वाले हो। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आपने सनातन बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा धर्म है, सनातन धर्म। मैं जब से छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स मुझे यही बोलते थे कि आप सनातन धर्म में मानते हो, तो मैं सब भगवान को मानती हूँ और सब कुछ मानती हूँ। मैंने कभी जज नहीं किया है किसी को या कुछ भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच जतिंदर जी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड बुक के बारे में, जो हम बोलते हैं लाल किताब। अब हमारी ऑडियंस को आप शुरू ऐसे कीजिए कि आप पहले तो आप बताइए कि आपने लाल किताब कब शुरू की और ये लाल किताब है क्या? देखिए श्रुति जी, बेसिकली देखिए, आपको भी याद होगा जैसे केपी एक पद्धति है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हमारी सनातन में हजारों सालों से बहुत विद्याएं हैं, बहुत विधाएं हैं जो ज्योतिष के साथ मिल रही। जो कुछ लोग मस्तक देखकर आपको सब चीजें बता सकते हैं, कुछ लोग हाथ देखकर बता सकते हैं। तो जो लोग हाथ देखकर बता सकते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं। तो सामुद्रिक विज्ञान के अंदर ही लाल किताब का भी जो टॉपिक है वो सामुद्रिक विज्ञान से है। लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ, पराशरी ज्योतिष भी गिना गया है, वैदिक ज्योतिष भी गिना गया है, इसी तरह से रमल ज्योतिष है। तो ज्योतिष के कई कई अंग हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से ज्योतिष की प्रिडिक्शंस की जाती है।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के जितने भी अंग हैं ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आप मेडिकल साइंस के अंदर अलग जैसे आप देखिए कि मेडिकल साइंस के अंदर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हकीम होते थे जो नब्ज पकड़कर आपको सारी आपकी बीमारियां बताते थे। उस समय तो मेडिकल साइंस एडवांस तो नहीं थी लेकिन आज से भी एडवांस थी। उससे उसके बाद आप देखिए कि मेडिकल साइंस के अंदर फिर आप एलोपैथिक आई, होम्योपैथिक आई, यूनानी पद्धति आई, इसी तरह से नेचुरोपैथी आई। तो आप देखिए कई और जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं उन सभी का भी अगर आप उनको मिश्रण करेंगे तो मेडिकल साइंस के अंदर भी अलग अलग विधाएं हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके से इंसानों का इलाज किया जाता है। ठीक उसी तरह से ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम हर अलग जो भी आदमी जिस तरह की विद्या को जानता है वो अपनी अपनी विद्या से उनका इलाज करता है। इसके अंदर क्या है कि कोई आदमी बता सकता है कि आपका भविष्य क्या है, कोई आदमी उसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये चीजें आप अगर लाल किताब के बारे में समझना चाहें तो लाल किताब का जो जन्म है, जो पंडित रूपचंद जोशी जी जो इंडिया के अंदर एक स्टेट है पंजाब, और पंजाब के अंदर जालंधर के पास एक एरिया है फरवाला। फरवाला के अंदर जो गांव है उस गांव में पंडित जी का जन्म हुआ था। और पंडित जी के जन्म के बाद पंडित जी, क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूं वे आजादी से पहले की है, तो पंडित जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। उस समय अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश रूल था। तो वो ब्रिटिश रूल के अंदर भी अगर हम देख के चलें तो किसी भी प्रकार की अगर कोई आदमी कोई भी बुक पब्लिश करना शुरू चाहता है तो भी वो बुक अपने नाम पे पब्लिश नहीं कर पाता। तो पंडित जी ने अपने मित्र, अपने दोस्त गिरधारी लाल शर्मा जो थे उनके नाम पर, और उनके पड़ोसी भी थे। अगर जो लोग पंडित जी के गांव में गए हैं या जो लोग जानते हैं, मैं तो पंडित जी के गांव में बहुत बार गया हूँ, पंडित जी की फैमिली को मिलता हूँ, उनके नाती, उनके पोते, उनके सबके साथ मेरी बहुत अच्छी लंबी चर्चा हुई है। तो उनके पड़ोसी भी थे, उनके नाम पर उन्होंने आपको मतलब ये बुक दिखाई। मैं आपको ये बुक दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ये लाल किताब का 1952 का एडिशन है, ये है। और मैं जो पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी की तस्वीर है इसमें उन्होंने ये पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी की तस्वीर है। ये ओरिजिनल ये कॉपी है? ये ओरिजिनल कॉपी है 1952 की। इसको मैंने रीबाइंड करवाया। ये इसकी जो ऊपर है इसका ये बाइंडिंग इनकी ओरिजिनल थी, लेकिन मैंने इसको रीबाइंड करवाया क्योंकि थोड़ा सा इस किताब को हमारे तक पहुंचते पहुंचते इसका थोड़ा सा पेपर्स थोड़ा हिल गए थे, तो रीबाइंडिंग करवाई। लेकिन ये किताब का मैंने आपको सामुद्रिक विज्ञान बोला, तो ये सामुद्रिक विज्ञान में ये पहला पन्ना है जिसमें हाथ की रेखा से और रंगों के, आपने जो क्वेश्चन बोला, ये रंगों के महत्व से ये किताब चलती है। और इसके अंदर लोगों ने बहुत चीजें ऐसी बोली कि ये किताब के बारे में कि ये किताब कैसी है, कैसे चलेगी, इसके अंदर ये लाल रावण की किताब है, ये काली किताब है, ये पीली किताब है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब में देखिए प्रॉपर सनातन में ब्रह्मा जी से, ये जब ग्रहों को शुरुआत होगी तो ब्रह्मा जी से शुरू होती है, तो ये ब्रह्मा जी की तस्वीर है। इसी तरह से अलग अलग ग्रहों के अंदर अलग अलग, जैसे चंद्र के लिए भगवान शिव की तस्वीर है, सूर्य के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर है, मंगल के लिए भगवान हनुमान जी की तस्वीर है। तो इस तरह से सभी ग्रहों के अंदर अलग अलग तस्वीरें पंडित जी ने लगाई। ग्रहों के बारे में और ग्रामर के बारे में इस बुक में बताया। और यही किताब 1939 से इसकी इसकी जो जर्नी शुरू हुई, पंडित जी ने सबसे पहले लाल किताब के फरमान एक बुक लिखी थी 1939 के अंदर। फिर 1940 में उन्होंने लाल किताब के अरमान लिखी। फिर 1941 में उन्होंने लाल किताब का तीसरा हिस्सा, जिसको लाल किताब का गुटका बोला जाता है, वो लिखी।
उसके बाद उन्होंने लिखा 1942 में पंडित जी ने एक किताब लिखी। उसको भी 10 साल तक लोगों ने लाल किताब माना। माना क्या, आज भी मानते हैं, परंतु क्योंकि उन्होंने अपने एडिशंस को आगे आगे रिवाइज करते गए, उनके अंदर सुधार करते गए, वो लोग शोध करते थे। बेसिकली ये किताब को हम आज भी शोध का विषय मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा वो फाइनल था। पंडित जी ने बोला आगे भी इसके ऊपर शोध है, और 1982 तक पंडित जी ने इस किताब के अंदर कई अमेंडमेंट्स की। पर अनफॉर्चुनेटली जो किताब दुनिया तक पहुंची वो 1952 तक की ही किताब दुनिया तक पहुंची। परंतु 1952 से 1982 तक जो पंडित जी ने अलग अलग अमेंडमेंट्स की या लोगों को नए नए चीजें बताई, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई जो पंडित जी के पास जाते थे, सीखने जाते थे या रहते थे। और मेरा ये सौभाग्य था, मैंने उन्हीं लोगों से ये विद्या को सीखा। तो इसलिए आपने जो पूछा, इसमें ये एक पूरी जर्नी है। देखिए, लाल किताब के बारे में मैं यहाँ से सभी जितने भी श्रुति जी, क्योंकि आप एक विश्व पटल पर हो, सिर्फ भारत में नहीं, आप पूरे, अभी आप ऑस्ट्रेलिया से इस पॉडकास्ट को रिलीज करने वाली हो, तो मैं आपको आपके माध्यम से, आपके इस मंच के, इस चैनल के माध्यम से सभी उन लोगों को जो लाल किताब का नाम तो यूज करते हैं लेकिन लाल किताब के बारे में उन लोगों को लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, आप लाल किताब के नाम से आप अपना नाम चमकाना चाहते हैं, जरूर चमकाइए, परंतु कृपया ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे दुनिया जग हसाई करे लाल किताब की। इसलिए क्यों मैं उनको, क्योंकि वो कोई भी रूल ऐसा नहीं है, वो ये बोलते हैं इसके बारे में लॉटरी सट्टे के नंबर लाल किताब में दिए, और भाई ऐसा कुछ नहीं दिया। मौत के बारे में लाल किताब में बताया, भाई ऐसा कुछ नहीं बताया। लाल किताब का ये उपाय करके आप अमीर बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इस किताब में कहीं नहीं लिखा है। मेरे पास पांचों के पांचों एडिशंस हैं, उर्दू में हैं, उनकी हिंदी ट्रांसलेशंस हैं, ट्रांसक्रिप्शंस हैं। कहीं आके मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, चैलेंज भी करूंगा कि जो भी आदमी किसी भी प्रकार से, किसी भी मंच से लाल किताब के बारे में बिना बात के ये क्लेम कर रहा है कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये भाई ग्रामर की किताब है। इसके अंदर आप इसको पढ़ने के बाद आप इसके बारे में, इसकी प्रिडिक्शंस करने लायक हो सकते हो। दैट्स ऑल। तो सर, लाल किताब के बारे में ये भी बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोना जैसी बुक है, तो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, किसी के बोलने से मैं क्या रोक सकता हूँ क्या किसी को? आप मुझे एक चीज बताइए, कोई आदमी किसी को कुछ भी बोलने से रोक सकता है? मैं आपको नहीं। सच बता सकता हूँ। जी। जो आदमी आपको लाल किताब के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, रेड मैजिक, येलो मैजिक के बारे में बता रहा है, माफ करना श्रुति जी, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। लाल किताब को लिखने वाले पंडित रूपचंद जोशी जी के परिवार के सदस्य आज भी मौजूद है, जिंदा है, सही सलामत है, लोगों को लाल किताब के बारे में बता रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना जाके। पंडित सोमदत्त शर्मा जी, उनकी आयु जरूर ज्यादा हो गई है, लेकिन आज भी वो इतने सक्षम है कि आपको एक एक चीज बता सकते हैं। उनके ग्रैंडसन श्री इकबाल जोशी जी, आगे उनके, सोमदत्त जी के आगे 6 बच्चे थे, जिनमें उनकी 3 बेटियां 3 बेटे थे, जिनमें से मैं सिर्फ इकबाल जोशी जी को मिला, और वो बड़ी रूहानी शख्सियत है। वो बहुत ऐसे अच्छे इंसान है जो जो भी जाता है उसको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ तक कि दुनिया लाल किताब से लाखों रुपया कमा रही है, उन्होंने तो आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से। इसी तरह से पंडित जी के जो बेटी के आगे बच्चे हैं, यानी नाती हैं, या जिनको हम दोते बोलते हैं, या वो भी ग्रैंडसन इंग्लिश में बोला जाता है, परंतु रविंदर जी हैं, जितेंद्र जी, वो लोग भी तो कार्य कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। हमने कभी उनसे नहीं सुना ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक के बारे में। जी, मैं पंडित जी के बहुत आदरणीय कई ऐसे लोगों को मिला हूं जो पंडित जी के पास उनकी मृत्यु तक जाते रहे और आज भी हैं, जिनसे मैंने सीखा है।
कभी किसी से ये नहीं समझ पाए हम लोग कि ऐसा भी कुछ होता था। लेकिन जिन लोगों ने लाल किताब का नाम, जिन्होंने देखी नहीं, जिन्होंने कुछ सुना नहीं, जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं, अब वो इसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो मैं बोलने बोलने को तो हम लोग भगवान को भी रोज गालियां निकालते हैं। आप श्रुति जी इस जिस दुनिया में रह रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक है, इसमें कुछ भी बोल सकते हैं हम। लोग कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी बोल देते हैं, किसी पे भी। मैं कल सुबह उठ के बोलूंगा श्रुति जी ब्लैक मैजिक जानती थी, उन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया। तो आप किस किस को बोलेंगी जाके कि श्रुति जी सही थी कि गलत थी? बात सही है सर। अच्छा, तो हम ना ये कंट्रोवर्सीज को स्क्वॉश ही कर देते हैं, बंद ही कर देते हैं अभी, ठीक है? ठीक है। तो ये सोया हुआ ग्रह का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में क्या महत्व है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन श्रुति जी, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। देखिए, सोया हुआ ग्रह, मैं कल एक श्रुति जी यूट्यूब में एक पोस्ट पढ़ रहा था, लाल किताब के हेल्प से आप किसी भी भाव में किसी कोई भी ग्रह भेज सकते हो। मैंने कहा वाह, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये क्या है कि जिसको हम बोलते हैं अर्थ का अनर्थ करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थ का अनर्थ कर देना है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो जादूगर बोलता रहा, मैंने तो ताजमहल गायब कर दिया। आज तक जादूगर ने ताजमहल गायब किया, लेकिन ताजमहल तो वही है ना, वो तो हिला नहीं ना। तो पहली बात तो ये सोया हुआ ग्रह जो है, ये पंडित जी ने लाल किताब के अंदर जब हमें ग्रामर का पार्ट सिखाया, जब अब मैं आपको जैसे आपसे मैं ये पूछूं कि इंग्लिश में पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, उसी तरह से ये एक पार्ट है। तो पंडित जी ने बोला जो जिस ग्रह के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वो ग्रह सोया हुआ है। तो उन्होंने बोला, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि नाइन्थ ग्रह में, नाइन्थ भाव में, 9वें भाव में मंगल जी महाराज बैठे हुए हैं, और वो बंदा जो है वो कह रहा है कि उसके ऊपर ना थर्ड हाउस से कोई दृष्टि पड़ रही है ना फिफ्थ हाउस से कोई दृष्टि पड़ रही है, तो वो ग्रह सोया हुआ है। तो उस सोए हुए ग्रह को जगाने के लिए पंडित जी कहते थे कि जैसे फिफ्थ भाव सूर्य का है, तो सूर्य के ऊपर एथलीट्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं उनको कुछ फीस्ट वगैरह दे दिया करिए, उनको कुछ खाने को दे दिया करिए, ताकि फिफ्थ हाउस के पावर से नाइन्थ हाउस का पावर जो है वो मिल जाएगी। अब ये चीजें ग्रामर की है तो मैं आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन ये नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आएगी। पर क्योंकि आपने क्वेश्चन किया तो मुझे मेरा मेरा ये ड्यूटी बनता है कि अगर मैं लाल किताब को अच्छी तरह से जानता हूं तो मैं उसके लिए, अब आपको इसमें कई लफ्ज बोले हैं, जैसे मुंसिफ बोला गया है कि इस घर का ये मुंसिफ रहेगा। फर्स्ट भाव के भाव जो पहला भाव है, अब पूरी दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजी पकड़ लो, पढ़ लो, उसमें कहीं नहीं दिखा आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो फर्स्ट भाव है, अब कोई बोलेगा ये मंगल का भाव है, हाँ है, लेकिन उसका मुंसिफ शुक्र है। ठीक है? तो ये ग्रामर के पार्ट्स थे। जब हम ग्रामर सीखते हैं या ग्रामर सिखाते हैं लोगों को, तो ये सोया हुआ घर, सोया हुआ ग्रह, ये भाव में कौन सा ग्रह आएगा, इसमें कौन उच्च है, इसमें कौन नीच है, कोई पक्का घर है। अब पक्के घरों का फॉर्मूला भी सिर्फ लाल किताब में है, वरना ये घर उच्च का है और इसमें उच्च का फल देगा, यहाँ ये नीच का फल देगा। दो ही चीजें होती हैं। लेकिन पक्का घर का फॉर्मूला कि इसमें पक्का घर कैसे आया, वो ये लाल किताब के ग्रामर का पार्ट है। पब्लिक को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिषी डिसाइड करता है कि उसने जब अपनी रेमेडी देनी है वो किस तरह आपको रेमेडी दे। और ये रेमेडी सब किताब में लिखी हुई होती है क्या? देखिए, लाल किताब में रेमेडीज लिखी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं, परंतु वो रेमेडीज की एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं कि आप चाहो। अब एग्जाम्पल मान लीजिए, हम बोलते हैं कि इस घर में अगर ऐसे ग्रह है तो इसको पानी में बहा दो। अब ऑस्ट्रेलिया में आप उस उपाय करने के लिए रिवर में जाओ और कुछ फेंकने लगो और वहां पे पुलिस देख ले तो आपको फाइन कर देगी। एम आई राइट? राइट। राइट। और लाल किताब ने बोला इस तरह का काम हो तो वीराना या कब्रिस्तान में ये दबा दो। अब आप ग्रेवयार्ड में जाके इसको दबाने लगोगे तो फाइन हो जाएगा। फाइन नहीं, जेल होगी। तो इस तरह से जब देश और काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपको अपना उपाय अमेंड कैसे करना है, उसका भी इस
इसके अंदर ग्रामर में लिखा हुआ है। परंतु कोई भी विद्या को बिना टीचर के सीखने वाली बात अगर होगी, अब देखिए कानून की किताब है, वही कानून की किताब पढ़कर एक वकील जो है वो लाखों रुपए फीस ले रहा है और एक वकील बेचारा हजारों रुपए फीस ले रहा है, पर किताब तो वही है ना। तो इस तरह से ये आपका टीचर जो है वो कितना अच्छा आपको सिखा रहा है, उसके अंदर मेरा सौभाग्य है कि मैंने लगभग इंडिया के सारे जो बेस्ट लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स से, किसी से साल, किसी से 1.5 साल, किसी से 2 साल, किसी से 3 साल तक सीखा। मैं आज भी स्टूडेंट हूं। मैं पिछले 18 साल से पढ़ाई ही कर रहा हूं, स्टडी ही कर रहा हूं, और आज भी कभी भी मैंने नहीं बोला है कहीं पे भी कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं। मैं आज भी स्टूडेंट हूं, आज भी मैं लर्न कर रहा हूं। सर एक चीज़ मुझे बताइए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मैंने सुना है कि लाल किताब तो शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी की। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो लाल किताब उसका कॉन्डेंस्ड वर्जन है। क्या ये सच है? देखिए, मैं श्रुति जी आपको छोटी भाषा में बोलूंगा, हाँ है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक डॉक्टर पीछे अपने अपने घर के अंदर पूरी 1 लाख किताबों की लाइब्रेरी रख के बैठा है, और एक आदमी एक ही किताब रख के बैठा है। उससे उस आदमी को कोई मतलब होगा जिसको सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैं ठीक कहां से होऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर 10 साल पढ़ा या 20 साल पढ़ा या 30 साल पढ़ा या 50 साल पढ़ा या उसने 1000 किताबें पढ़ी, क्या ये ज्यादा मायने रखता है, या ये मायने रखता है कि उसने आज तक इतने लोगों को ठीक किया? लोगों को ठीक किया। तो मुद्दा तो ये है कि उसका कंप्रेस्ड वर्जन है, उसका शॉर्ट वर्जन है। ये सारी चीजों को क्या होता है, जब दूसरे लोग मुझे अगर खेलना, कहते हैं ना, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, एक एग्जाम्पल है। छोटे होते हमने किताबों में पढ़ा था अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी है वो अंगूर नहीं तोड़ पाती तो वो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। तो वो जो कहानी है, आज जिन लोगों को लाल किताब नहीं पता, या जिनको लाल किताब नहीं आती है, या जिन्होंने लाल किताब पढ़ी नहीं है, तो उनके लिए लाल किताब खट्टी है। ठीक है, तो ये किसी के बारे में मैं कभी नहीं बोलूंगा। मुझे जो विद्या नहीं आती है मैं कभी नहीं बोलूंगा वो विद्या गलत है, क्योंकि किसी भी विद्या के बारे में आप किसी को गाली देने से पहले, आज लोग बाइबल को गाली देते हैं, आज रामायण को गाली देते हैं, आज कुरान को गाली देते हैं। अगर कुरान पढ़ने वाला या बाइबल पढ़ने वाला बाइबल को गाली देगा तो लॉजिक के साथ देगा। किसी की निंदा करना बिना पढ़े हुए बड़ा आसान होता है। मुझे नहीं लगता कि आप जब तक कोई चीज पढ़ो ना, तब तक आपको उसकी गाली देने का या उसको कंडेम करने का या उसको उसके बारे में बुरा कहने का आपको हक है। मैंने जो विद्या नहीं पढ़ी, मैं कभी उसके बारे में कोई गलत कमेंट नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, कोई भी सूझवान वाइस आदमी ऐसा ही करेगा। नहीं, सही बात है, सही बात है। सर, क्या लाल किताब आपको मौत से बचा सकता है? बात तो फिर वही आ गई कि ये जादूगिरी हो गई। अगर ऐसा होता तो पंडित जी आज भी जिंदा होते ना। पंडित जी आज भी जिंदा होते। ये इसी बात से कहानी खत्म हो जाती कि आज भी पंडित जी जिंदा है, इसका मतलब हम सबको बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है श्रुति जी, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास लोग आते हैं, और मजे वाली बात है, एक लेडी कुछ दिन पहले आई कि मेरे भाई जेल में है और मेरी भाभी ने सुसाइड कर लिया, उस पर क्रिमिनल केस बन गया, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। मैंने कहा जी मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ। मैंने कहा आपको ये सामान जो है ये उपाय करने पड़ेंगे, और ये उपाय मेरे लिए नहीं करने हैं, मार्केट से सामान लेना है और मार्केट जाके ये ऐसे ऐसे उपाय कर लेने। परंतु ये सब उपाय करने में आपको कुछ 10-15 हजार का खर्चा आ सकता है। उसने बोला मैं ये 10-15 हजार का खर्चा कर लूंगी, इन रिस्पेक्ट आप मुझे गारंटी दो कि मेरा भाई छूट जाए। ठीक है श्रुति जी, अब वो पैसा ना तो वो मार्केट जिससे वो सामान लेती ना तो वो मुझे जानता है, जहां वो छोड़ के आती ना वो मुझे जानते हैं। मैंने तो अपनी एक नॉमिनल सी फीस ली, और वो मेरी नॉमिनल सी फीस कुछ
रुपए, हजारों में थी। मैं मैंने उसको पूछा कि तूने एडवोकेट को कितने पैसे दिए अपने भाई का केस लड़ने के लिए? उसने बोला 1.5 लाख रुपया। तो मैंने कहा उसने गारंटी दी आपको कि वो अपने आपके भाई को बाहर निकाल लेगा? कहती नहीं दी। मैंने कहा जी आप डॉक्टर पे किसी के ऑपरेट कराने जाते हो तो पहले ही साइन करवा लेता है कि ऑपरेशन के दौरान आप मर जाओ तो आपका खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा, परंतु बात है। बचने की गारंटी नहीं है। तो जब आप एक डॉक्टर और एडवोकेट से लाखों रुपया खर्चा करके भी आप गारंटी नहीं मांग रही हो, मैंने तो हजारों रुपए भी नहीं लिए पूरे, मैंने तो नॉमिनल सी फीस ली, आप उसमें भी गारंटी चाहते हो। तो ये चीजें क्या होती है, अगर आपको अपनी जिंदगी में लंबा जिंदगी में कार्य करना है, आपको अपनी नाम शोहरत और लाल किताब की नाम शोहरत को बरकरार रखना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। और मैं यहां से पूरी होश आवाज में अपनी 17-18 सालों की पढ़ाई और अपनी कुछ कई सालों की प्रैक्टिस को सामने रख के ये बात बोल रहा हूं कि कोई अब भाई, मेरा मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं टेक्सटाइल के अंदर काम करता हूं, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मेरा टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड काम है। कोई भाई ये उपाय करके बोले कि मैं उपाय करके किसी को अमीर बना सकता हूं, तो मैं उसको लाखों रुपए फीस देने को तैयार हूं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इन रिस्पेक्ट की वो मुझे इससे प्रॉफिट दे। मैं तो उल्टा ऐसा करता हूं कि उसको बोलो मेरे साथ सेटिंग कर ले कि भाई तू मेरी प्रॉफिट के अंदर से शेयरिंग ले ले। मेरा करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, मेरा 100% काम वाइट इनकम का है, मैं वाइट में ही अपना टैक्स पे करता हूं। तो मैं इसमें आपको ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, मैं उसको शेयर देने को तैयार हूं। कोई आदमी कोई कुछ भी बोले, इसीलिए मैंने बोला ना कि हम लोगों को, जो जेन्युइन आदमी होता है ना, उसको कोई आदमी, वो उसके पास लोग पहुंचते नहीं, क्योंकि वो कहां फंसते हैं, ये उपाय कर लो तो आप माला माल हो जाओगे। अरे भाई, जो आदमी एक पोस्ट पे आपको माला माल करने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों नहीं जाके लॉटरी डाल रहा और उपाय कर रहा है कि उसकी लॉटरी निकल आए? क्यों श्रुति जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं आपको? अब आपका सवाल आ गया, मौत का इलाज। तो भाई यकीन मानना, पूरे पंजाब में हजारों हॉस्पिटल्स हैं, मेरे आगे तो लाखों मेरे तो मैं तो आपसे बात भी ना करता अगर मैं मौत रोक सकता। आपको क्या लगता है कि मैं यमराज का भाई हूं, या मैं रिश्तेदार हूं कि भाई यमराज जी को फोन करूंगा, यमराज जी मेरे पास लाल किताब है, आप इस बंदे को जाने मत देना या लेके मत जाना? देखिए, थोड़ा फनी टॉक जरूर होगी क्योंकि हमारे श्रोता बिल्कुल बोर भी नहीं होने चाहिए, पर मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी आदमी ये बोलता है ना, तो वो महामूर्ख ही होगा। कोई इंसान किसी को उपाय करके अमीर नहीं बना सकता है। मैं आपको और चलो एक फनी बात और श्रुति जी बताता हूँ। मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये देखिए, ये चश्मा, ये मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या पावर दे सकता है? मैं जो पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं उसको पढ़ लूंगा ना। इज इट पॉसिबल कि मैं इसको पहन के दीवार के आर पार देखूं या बिना कपड़ों के इंसान देख पाऊं? तो आप कैसे कह सकते, अब आप, अगर आप, मैं और एक फनी बात बताता हूँ। नया नया हमारे यहाँ पे भाखड़ा डैम बना था, तो जिस सरकार ने भाखड़ा डैम बनाया, अब वो डैम का मतलब क्या होता है, उसमें से बिजली, पावर प्रोडक्शन होगा, तो उसको, उसके अंदर चर्नर घूमेंगे, उससे बिजली बनेगी, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, गांव में जाएंगी। तो जिस सरकार ने उसको बनाया, उसकी ओपोजिशन ने क्या बोला, अरे यार तुम लोग मूर्ख हो, तुमको ये पानी अब पीना नहीं चाहिए, इससे खेती बाड़ी नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? कह रहे सारी बिजली तो सरकार ने उसमें से निकाल ली, तो आपके लिए वो पानी अब वेस्ट हो गया। सो हाउ फनी इज दिस? तो ये वैसी ही वेरी। फनी बात है कि आपको ऐसा लगे कि मैं डॉक्टर को बोलूं, डॉक्टर साहब इस पे 2-4 गिलास और लगा दो, थोड़े चश्मे के अंदर ग्लासेस ऐड कर दो, मैं चाहता हूं कि मैं हर आदमी की किसी भी दीवार के आर पार देख सकूं, या किसी को, इंसान को भी बिना कपड़ों से देख सकूं, तो भाई अपना तो मजा हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं मिलने वाली है। जो आप एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो ना, आप, अब आपको आगे, आप जो क्वेश्चंस है ना मेरे, आपकी इस बात पे पहले बात भी हुई थी, एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं है। आप जितनी एक डॉक्टर से उम्मीद करते हो जाके,
आप डॉक्टर पे जाते हो ना, किसी भी दुनिया के डॉक्टर पे जाओगे, उसको बोलोगे मेरे हाथ पैर नम हो जाते हैं, मुझे थोड़ा कमजोरी फील होता है, वो आपको विटामिन देंगे ताकि आपको ताकत आ जाए। सही है। पर क्या WWF वाले जाते हैं कि मैं 10-20 गोली इकट्ठी खा के डिशुम डिशुम करके सामने वाले की ऐसी की तैसी कर दूं? पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर से ऐसी उम्मीद करोगे तो वो हंसेगा ना आप पे। तो पेस्ट्रोलॉजर से ऐसी उम्मीद क्यों करते हो? नहीं, सही बात है सर। सर, मेरे पास एक दो और सवाल हैं जो रेमेडीज के बारे में हम बात करें, कंट्रोवर्शियल वाली। तो इसमें एक तो रेमेडीज ऐसी है जैसे कि अगर आप काले कुत्ते को खाना खिलाते हो तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकते हैं, और या फिर आप सांप को दूध देते हो तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है उसमें। तो क्या ये सच में रेमेडीज है? ये तो बिल्कुल है, ये लाखों। आप देखिए, देखिए, सवाल आपका तो जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊंगा कि उपाय है। अब आप बोल रहे हो सांप को दूध पिलाना, ठीक है, आपके यहाँ सांप नहीं होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे तो है सर, मैंने खुद देखे हैं, बट नहीं होगा तो कुछ और रेमेडी होगी ना। तो आप उनको उनका फोन नंबर लेके रखिए, कभी मैं आपको उपाय करूं दूं कि आप सांप को दूध पिलाओ, उसी वक्त टिक 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 फोन करिए, मिस्टर स्नेक प्लीज कम टू माय रेजिडेंस एंड आई विल गिव यू मिल्क। सर यही पे है। साइंटिफिकली श्रुति जी, सांप दूध ही नहीं पीता है। मुझे पता है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये कैसे, मैं वही तो बता रहा हूं कि साइंटिफिकली सांप दूध ही नहीं पीता है। लेकिन आपने पूछा तो आपको उत्तर दे रहा हूं ना। बेसिकली क्या होता है, जब चंद्र और शनि का आमना सामना हो गया ग्रहों में, कैसे भी उसकी टक्कर हो गई, उसका नुकसान हो रहा है, और जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की वजह से आदमी की कुंडली में सब नुकसान नुकसान होने वाला है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसको? हम मान लीजिए शनि चंद्र को देख रहा है, और शनि चंद्र को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि वो चंद्र क्या है, मान लीजिए वो बच्चा है। अब दो तीन चीजें हैं बता रहा हूं। एक आदमी डिप्रेशन में है और उसके उसके चंद्र को शनि देख रहा है, उसकी कुंडली में चंद्र को शनि देख रहा है, तो वो आदमी डिप्रेशन में हो सकता है। एक स्टूडेंट है और उसकी कुंडली में कि जहां शनि चंद्र को देख रहा है, शनि माने सांप और चंद्र माने या मन या कॉन्फिडेंस या पढ़ाई या विद्या या आपका डिप्रेशन, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ ही डिप्रेशन जुड़ा है ना। जब आदमी का कॉन्फिडेंस मोराल लो हो जाएगा तो वो डिप्रेशन हावी हाई होगा। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा? चंद्र की चीजें यानी चंद्र की आशयाएं, उर्दू में इसका वर्ड है आशयाएं, शनि की आशयाओं को दे देनी चाहिए। अब इसको ऐसा नहीं है कि जिसका जिसका है वो घर पे ही बनाए और अपने घर का ही चूरन बना के दे दे, ऐसा नहीं होगा। उसकी कितनी मिकदार है, कितना क्वांटिटी है, कैसे देनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने सवाल किया, तो अब वो शनि की चीजें क्या है, शनि क्या है? तो शनि को हम सांप भी गिनते हैं, और शनि को हम कीकर का पेड़ भी गिनते हैं, शनि को हम बेरी का पेड़ भी गिनते हैं। तो आपके यहाँ पे अगर सांप नहीं होगा, आपके यहाँ सांप है ऑस्ट्रेलिया में, परंतु अगर मैं यूएस में फोन करूंगा और वो 100 माले की बिल्डिंग में रह रहा है, तो उसको तो सांप दिखने वाला नहीं है। तो उसके लिए कोई और उपाय होगा, आपके लिए कोई और उपाय हो गया। पत्थर भी शनि है। तो इसलिए ये सांप के दूध वाला कनेक्शन जो है, उसके अंदर ये मत सोचिए कि ये तो एक रेमेडी है। फिर मैं वही आपको बात बोलूंगा कि जिस तरह से कोई पैरासीटामोल आपको देना चाहता है, और वो पैरासीटामोल हमारे यहाँ पे डोलो की कंपनी बनाती है, आपके यहाँ डोलो की जगह कोई और कंपनी बनाती होगी, तो आपके वहां का डॉक्टर जो है वो डोलो लिख देगा, तो वहां से तो मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये एक उपाय था। और इसी तरह से जो कुत्ता है, तो कुत्ता क्या है? केतु। अब आदमी को अपना मान सम्मान क्या है? वो भी केतु है। आप सड़क पे चल रहे हो, अगर खड्डा आ गया तो वो राहु है, अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो केतु है। आप मेरा पॉइंट समझे? आपका पांव जो है वो केतु है, आपका कान वो केतु है, आपकी किडनियां वो केतु है, आपके घुटने वो केतु है, आपका आपका जो भतीजा है वो केतु है, आपका जो भांजा है वो केतु है, छोटा मामा है वो केतु है। अब मुझे बताइए, केतु कितने हो गए? आप तो कुत्तों की बात कर रहे हो। लाल किताब में एक वर्ड लिखा है, 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करें।
अब जहां कुत्ता नहीं है वो दुनियावी कुत्ते लिखे हैं। अब उसका क्या मतलब हुआ? बहन के घर भाई कुत्ता, नानकों के घर धोता कुत्ता, ससुराल के घर दामाद कुत्ता। अब आप सुनो। सॉरी, 10 सेकंड। आपका आपका हंसना बनता है, आपका हंसना बनता है, ये हंसना चाहिए भी। पर ये इसको इसको मैं मेरी रिक्वेस्ट है, इसको काटना मत अपने इस एक्सप्रेशन को। ये ना नेचुरल एक्सप्रेशन है आपका। तो इसीलिए नहीं बोला गया बहन के घर जब भाई जाता है तो वो पानी नहीं पीता है। कोई दामाद ससुराल में जाके एक आध दिन के अलावा, मेहमान जब तक मेहमान है तब तक ही रुकता है। दामाद बन के रुकेगा तो कुत्ता कहलाएगा। समझ में आ ये गया। पंजाब में तो कहा, मुझे नॉर्थ इंडिया तक तो पता है कि मैंने सुनी है। पूरे इंडिया में भी हो सकती है क्योंकि मैं इंडिया के अंदर इतने कल्चर है तो मुझे नहीं आइडिया। तो आप छोटी छोटी बातों पे मत जाइए, बड़ी बातों पे जाइए। ये तो छोटे छोटे सवाल है, ये तो सवालों का तो कोई अर्थ ही नहीं। इस तरह से तो आप मेरे साथ 1 साल तक, गारंटी बोलता हूँ 1 साल तक लगे रहोगे। आप और मैं दोनों जने आपस में ही बातें कर पाएंगे, ये टॉपिक इतना लंबा है। समझ में आ गया। तो सर, ये फेक प्लैनेट्स क्या है? फेक प्लैनेट्स का मकसद ऐसा होता है, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कि आप, दही किस पेड़ से निकलता है बता सकते हैं, या घी किस पेड़ से निकलता है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। चलिए, मुझे दही चाहिए तो कैसे लेंगे? लेंगे या बनाएंगे? आप, मुझे लेना ही होगा तो कैसे निकालेंगे? चलिए, किससे निकलेगा? किसी किसी प्लांट से निकलेगा, ट्री से निकलेगा, जमीन से निकलेगा, कैसे निकलेगा? मुझे पनीर चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, कहाँ से निकालूंगे? दूध से बनाएंगे ना। घी की बात नहीं करी हूँ मैं, पनीर की बात करी हूँ। पनीर, घी, दूध सब वहीं से निकलेगा ना, दूध से निकलेंगे ना सारे। दूध से ही पनीर निकलेगा, दूध हाँ। से घी निकलेगा, दूध से ही दही निकलेगा। ठीक है। तो इसी तरह से, जैसे आपने अभी चंद्र और शनि बोला, तो लाल किताब में यह संज्ञा दी है कि जिसका चंद्र और शनि इकट्ठा होगा उसका केतु नीच हो जाएगा। एग्जाम्पल है। अब उसी तरह से मंगल है, सूर्य और बुध किसी के इकट्ठे हैं तो वो मंगल एक अलग मंगल बन गया। भाई, एक तो मंगल है, और मान लीजिए कुंडली में किसी का सूर्य और मंगल एक जगह बैठा है, लेकिन सूर्य बुध एक जगह बैठे हैं तो वो भी एक मंगल है। हम्म। और मान लीजिए वे सूरज और शनि इकट्ठे बैठे हैं तो वो मंगल बद है। बद माने मंगल का खराब पोषण। तो पंडित जी ने क्या बोला कि आप क्या करिए, आप क्या करिए कि इन ग्रहों को, उन्होंने फेक प्लैनेट्स तो नहीं मैं बोल सकता, उसको मसनूई बोला है। तो उनको दो ग्रहों को जोड़ना और किसी दो ग्रहों को तोड़ना, जोड़ने और तोड़ने से अगर वहां पर एक, हम दो ग्रहों, जैसे आप, एक मंगल है, अब मंगल के आगे कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो मंगल का दुश्मन है, तो उसको ठीक करने के लिए मंगल में से हम क्या करेंगे, उसकी जो दो ग्रहों के यूनिफॉर्मिटी से एक ग्रह बन रहा है, उसमें से एक ग्रह की चीजें अगर वहां से हटाएंगे, ये ग्रामर का पार्ट है, फिर मैं बोलूंगा। अगर मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं तो यहाँ नीचे लिखने वाले इतने लोग आ जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल। अब साइंस का कोई फॉर्मूला, जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसके लिए तो बड़ी मुश्किल सवाल होने वाला है। तो ये दो चीजों को जोड़ना और दो चीजों को अलग करना, ये ग्रामर का पार्ट है। अगर ये आप चीजें बोलेंगे तो नीचे सीखने वालों की लाइन लगेगी, देखने वालों की लाइन नहीं लगेगी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या आप एस्ट्रोलॉजी जब बच्चे की जन्म होती है तब से कर सकते हैं? क्यों नहीं? बच्चे की जन्म से सब कुछ होता है। जब बच्चा जन्म लेते ही घंटे बाद, मतलब मिनटों बाद हम उसको दूध पानी कुछ पिलाते हैं। अगर कोई, वो हंसना शुरू होता है, रोना शुरू होता है, उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, तो सब चीजें होती हैं। मैं तो कह रहा हूँ जन्म छोड़ो, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, तो जन्म लेने से पहले से ही ईश्वर ने ये डिसाइड किया होता है, श्रुति जी, कि कुंडली के अंदर ये आदमी किन ग्रहों में पैदा होगा। ओ। हाँ, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ और आपकी एग्जाम्पल बताता हूँ, दुनिया की छोड़िए ना। आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर और आप अपने सन, पांचों जनरेशन की कुंडली आप अपने सामने रख लीजिए। मैं आपको पांचों कुंडलियों के बीच के अंदर की कॉमन पार्ट दिखा दूंगा।
आप देखिए 5 जनरेशन्स में कम से कम अगर 20-20 साल का गैप गिनूं तो 100 साल का गैप तो हो गया। 100 साल के अंदर भी आपकी फैमिली का जो ट्री है, जिसमें अगर कोई प्लेनेट आपका बड़ा उच्च का है तो वो सभी के कुंडली में उच्च का होगा जब तक उसको खराब ना किया गया हो। और जिस जो ग्रह जहां पर सबका खराब है वो एंड तक खराब होता जा रहा है जब तक उसको सही ना किया जाए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हम्म। तो ये जो इशू है इसके अंदर आप सोचिए कि जन्म का, आप ये लोग जन्म से मुझे एक चीज याद आई कि हम लोगों को माने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को लोग फोन करके क्या पूछते हैं कि क्या हम आप हमें डेट बता सकते हैं किस दिन हमें सजेरियन कराना चाहिए। पूछते हैं ना, हम कैसे ग्रहों के अंदर बच्चा पैदा करें ताकि बहुत बढ़िया बच्चा हो जाए या बड़े अच्छे ग्रहों का बच्चा पैदा हो जाए। मैं जो वो एस्ट्रोलॉजर्स आगे उनको डेट्स बताते हैं उनको भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा ऐसा मत कीजिए, और जो करवाने जा रहे हैं मैं उनको भी, क्योंकि ये तो महाभारत के जमाने से ये सब चीजें कोशिश की जा रही हैं और आगे अभी हो रही है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। जब आपको मैंने बोला आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से आपके आगे आने वाले बेटे तक का सारे ग्रह ऐसे निश्चित हैं, पंडित जी लिख देते थे तेरे घर में इन ग्रहों का बच्चा पैदा होगा, और वो होता था। तो आप सोचिए, और मैं आपको और चीज बताता हूँ जेनेटिकली। आप देखिए माँ बाप को चश्मा लगा होता है तो बच्चे को चश्मा लगा होता है, हम्म। ठीक है। माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज होती है। शायद यस। यस। प्रो डायबिटिक रहता है, प्री वो डॉक्टर्स उसको एडवाइस करके रखते हैं कि तुझे जल्दी हो सकती है। तो जब डिसीजेस जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं और ट्रेवल करती हैं तो क्या ये चीज ट्रेवल नहीं करेगी? तो जब कुदरत ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि इन्हीं ग्रहों में बच्चा पैदा होने वाला है, उसको नहीं डिकोड कर सकते, और जो करने की कोशिश कर रहा है वो कुदरत से खेल रहा है। चलो हम फेजेस की बात करते हैं, जैसे कि जन्म और लाइफ स्टेप्स, एस्ट्रोलॉजी की लाइफ स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो आप हमको उसकी लाइफ स्टेप्स के बारे में फेजेस में बता सकते हैं? बिल्कुल। जन्म हुआ बच्चे का, तो बच्चे के जन्म के बाद फिर मेरी वही बात आ गई कि मान लीजिए आपका, श्रुति जी, मैं एग्जाम्पल इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट मेरे साथ इन्वॉल्व हैं इस वक्त और आप और मैं बात कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में और आपके फादर की कुंडली, ये 2 जनरेशन्स की तो हम देख सकते हैं ना। मान लीजिए चंद्र खराब है और दोनों ने अपनी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं लिया, मतलब पीएचडी भी कर ली लेकिन उस डिग्री से कोई नौकरी नहीं ले पाए, या आपने जो डिग्री ली एमबीए की लेकिन आपने नौकरी की बजाय खुद का बिजनेस कर लिया लेकिन डिग्री से फायदा नहीं लिया, या आपने आईएएस आईपीएस कर लिया लेकिन आपने आईएएस आईपीएस की नौकरी ज्वाइन नहीं की और आपने किसी अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब चंद्र खराब है, या नानी दादी की तबीयत खराब रहती रही, या नानी दादी जल्दी विधवा हो गई, या ऐसे कई फॉर्मूलों से चंद्र के बारे में पता लग जाएगा। तो बच्चा जो पैदा होगा उसका भी तो चंद्र खराब होगा। अब वो खराब होगा तो हम जैसे बच्चे की वैक्सीनेशन लगाते हैं, बच्चे को वैक्सीनेशन देते हैं ना, उसी तरह से पहले 40 दिनों के अंदर हम लोग उन ग्रहों की रेमेडीज करते हैं ताकि जब जब चंद्र की आयु आए या जब जब चंद्र का उसको फल मिलने की बारी आए तो वो चंद्र उसको नुकसान ना दे। तो इसके लिए जो पहले 40 दिन में हम बुरे ग्रहों के उपाय कर सकते हैं, ये बड़ा मैंडेटरी है पहले 40 दिनों, इसलिए जन्म के समय उपाय। और ये लाल किताब से यूज करके? मैंने आपको फिर बोला है, मैं सिर्फ लाल किताब जानता हूं। आई डिड माई पीएचडी इन लाल किताब, इन रेड बुक। ओके, तो हम फिर से जाते हैं, 40 दिन में हम रेमेडीज कर सकते हैं? 100%। ये जो रेमेडीज हैं ये बड़ी सिंपल रेमेडीज हैं। अगर आप उन 40 दिनों में नहीं करते हो तो आगे चलकर वही रेमेडी आपको 100 दिन या 43
डेज के अंदर या 100 डेज में करनी पड़ेगी, जो आज आप एक दिन में कर सकते हो। ओके, तो फिर आगे जाके आगे चलकर आप, ये तो जन्म से रिलेटेड हो गया। अब आगे हमें ये देखना होगा कि जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे की, कोई भी, आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हो? अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी परवरिश हो उसकी। तो पढ़ाई के अंदर भी तो कई फॉर्मूले हैं। फिर वही बात हो गई कि क्या उसका बृहस्पति ठीक है, क्या उसका चंद्र ठीक है। अगर बृहस्पति चंद्र ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो अगर मान लीजिए चंद्र के ऊपर शनि राहु केतु में से किसी की दृष्टि आ गई, तो सबसे उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो आदमी पढ़ नहीं पाएगा या पढ़ाई का फायदा नहीं ले पाएगा या पढ़ाई में वीक रहेगा। तो उसकी रेमेडीज करेंगे, और रेमेडीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। चंद्र ग्रहण, जब जब चंद्र ग्रहण आएगा तब तब रेमेडी होगी। इसका विधान है और बड़ा छोटा सा उपाय है, 2 मिनट लगते हैं चंद्र ग्रहण के समय जो हम उपाय करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि चंद्र ग्रहण चल रहा हो, तो उससे उसका फ्यूचर के अंदर आने वाली जो उसकी हर्डल्स है, उसको, दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। ये चंद्र ग्रहण के उपायों से होता है। और जैसे ही हम ट्रेवल करते हैं, बच्चा जवान होता है, तो जवानी में वो क्या करता है? वो अपना करियर सिलेक्शन करता है। तो क्या सारे बंदे हर तरह का करियर कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं और आपकी कुंडली में शनि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप भूल जाइए, नहीं बन पाओगे। टेक्निकल स्टडीज के लिए आपकी कुंडली का शनि होना, अच्छा होना बहुत आप शेयर मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं, आप शेयर ब्रोकर बनना चाहते हैं, या आप इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट प्लानर बनना चाहते हैं, तो आपका बुध और राहु होना, बड़ा होना जो है वो नेक होना जरूरी है। आपकी कुंडली में बुध भी वीक है, राहु भी नीक है, तो आप, कोई भी आदमी कैसा भी हो, वो आदमी ये मार्केट में नहीं जा पाए। आप देखिए, जो लोग अपने ग्रहों के खिलाफ जाके उपाय, जॉब सिलेक्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं और सारा जिंदगी डिस्टर्ब ही रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि किसी ने कुंडली नहीं दिखाई है तो उसको जरूरत नहीं पड़ी। ये अच्छे कर्मों का ही फल है कि उसको जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा नहीं है कि जो आदमी सारी जिंदगी डॉक्टर पे नहीं गया, तो उसके 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 इस रूल की वजह से डॉक्टर्स की अहमियत ही खत्म हो गई। मैं आज तक ईएनटी डॉक्टर के पास नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दुनिया में ईएनटी डॉक्टर होने नहीं चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो लोग तो बहुत हाँ। बोलते हैं हमें तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी तो अच्छी बात है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है। आप कभी रॉकेट में बैठे, स्पेस में गए, तो इस आपके अनुसार, मेरे अनुसार 99.9% दुनिया की आबादी रॉकेट में नहीं बैठी, देखा नहीं उसने पास से। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एस्ट्रो साइंस होनी नहीं चाहिए, एस्ट्रोनॉमी होनी चाहिए ना। फिर तो नासा की तो वैल्यू नहीं हो गई, क्योंकि किसको पड़ी है भाई, मैंने जाके वहां पे कौन से आलू उगाने। तो ये चीज नहीं होती है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज की अहमियत नहीं है। तो वो हुआ, करियर होता है फर्स्ट फेज, है ना? करियर के बाद आदमी सबसे बात, करियर में क्या करेगा? जॉब जाएगा। तो जॉब, कौन सी जॉब? अब आपको वेडिंग प्लानर ही बनना है, तो आपको शुक्र, आपका शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक्टर बनना है, आपको शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको एक्टर के अंदर, एक तो है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो तो शुक्र अच्छा है, लेकिन आपको उसके साथ एक्टिंग की सारी विधाओं के अंदर जाना है, तो आपका चंद्र भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सबसे फास्ट क्या है? चंद्र। आप देखिए, आज आप मून को देखेंगे नेक्ड आई से, तो मून किसी और रूप में दिखेगा, कल देखोगे तो किसी और रूप में दिखेगा और किसी और प्लेसमेंट में होगा। आज आपको इधर दिखेगा, कल आपको इधर दिखेगा, परसों इधर दिखेगा। एक दिन पूरा होगा, एक दिन थोड़ा कम होगा, एक दिन उससे कम होगा। यानी अगर एक मून जो है, मून अगर अपनी कलाएं चेंज करता है, अपने रूप चेंज करता है, तो उतनी ही स्पीड से एक एक्टर अपने अंदर अपने रोल को चेंज करता है।
तो उसके लिए आपको चंद्र देखना जरूरी होगा। इसी तरह से अगर आपको फूड बिजनेस में जाना है तो आपका मंगल देखना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से आपको स्पिरिचुअल सिस्टम में जाना है तो आपका गुरु देखना बड़ा जरूरी है। तो हर ग्रह का उतना ही महत्व है। तो और दूसरा, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप करके बिजनेस करना है, तो 10 में से अगर मैं 10 की वैल्यू करूं तो 10 में से 3 या 4 लोगों की पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल हो पाती है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर है। तो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर को चूज करने से पहले यहाँ पे कई जगह पे लाल किताब में उसके पॉइंट्स लिखे हैं कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, या होना बिजनेस बिजनेस पार्टनर होना ही नहीं चाहिए। ये आदमी अगर बिजनेस पार्टनरशिप में करेगा तो डूब जाएगा, या मान लीजिए ये आदमी बिजनेसमैन बनेगा तो डूब जाएगा। क्योंकि 10th हाउस किसी भी कुंडली का, मैं यहां से आपको एक चीज बोल रहा हूं, जिसका भी हॉरोस्कोप, आप कोई भी पूरी दुनिया के अंदर हॉरोस्कोप तो हॉरोस्कोप ही होगा ना, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो जिसके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में 2 ऑपोजिट प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपस में दुश्मन है, अगर किसी के भी बैठे हैं, वो आदमी अपने बिजनेस में जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास ऐसी अनेकों अनेक एग्जांपल्स है कि कौन कौन से पैरामीटर्स में वो कामयाब नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। जब तक उसके फादर उसके साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है उसका बिजनेस चकाचक चले। जैसे ही उसकी वो जॉइंट फैमिली से हटके काम करेगा, वो फेल हो जाए। और मेरे पास अनेकों अनेक कुंडलियां हैं जिसके अंदर ऐसा हुआ है, यहां तक कि लोग सुसाइड करने तक गए हैं जिनको हमने बचाया है। मैं आपको एक्चुअली एक केस के बारे में पूछने वाली थी जहाँ पे आपने हेल्प किया है, इसके बारे में या ये बारे में। देखिए, 2 चीजें होती हैं जी। आपने जो केस के लिए बोला है, अगर आप मुझे इस चीज के लिए परमिशन देंगी तो अगली बार अब जब इस तरह से आप मुझे नोटिस देंगी तो मैं ऐसे लोगों को ऑफिस में अपने साथ बिठा के बात करवा सकता हूँ। क्योंकि 18 सालों में ऐसा तो होने की मेरे पास टेस्टिमनीज नहीं होगी। बहुत टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारी टेस्टिमनीज, अनेकों अनेक टेस्टिमनीज हैं। जिंदगी मौत की लड़ाई जिन लोगों ने जीती उनकी टेस्टिमनीज हैं। जिन लोगों ने अपनी कोर्ट कचहरी की लड़ाई जीती उनकी टेस्टिमनीज हैं। परंतु फिर एक बात मैं बोल दूंगा, ये ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि किसी जिसको रेड बुक आती है उसके पास कोई भी आके मर्डर करके आएगा और वो बोलेगा जी मैंने तो मर्डर कर दिया, या मैंने फलाना क्राइम कर दिया, या मैंने फलानी चोरी कर दी, या मैंने बैंक लूट लिया, तो आप मेरे से इतने लाखों रुपए फीस ले लो, मुंह मांगी फीस ले लो और आप मुझे बचा दो, और वो बच जाएगा। ये नहीं होने वाला है। परंतु अगर वो सच्चा है, उसको ग्रहों की दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से उसको दिक्कत है, तो हम उसको रेमेडी से करते हैं। तो उसके स्टार्स की वजह से अगर वो फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा। अगर आपकी आंख में रोशनी है तो डॉक्टर उसकी ऑपरेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आंख ब्लाइंड बंदा, आप किसी ब्लाइंड को डॉक्टर पे लेके जाओगे और उसको बोलोगे इसकी ऑपरेशन करके ठीक कर दे, तो आंख बदल के ठीक कर सकता है लेकिन उस ऑपरेशन से उसको वैसे ठीक नहीं कर। तो जो लिमिटेशंस एक डॉक्टर, एडवोकेट या सबके पास होती है, एक प्रोफेशनल के, वही लिमिटेशंस हमारे पास भी। तो जो पार्टनरशिप में, अब इसी तरह से शादी की अभी आप बात करते हैं, क्योंकि आपने जन्म, करियर, पार्टनरशिप, बिजनेस यहां तक आए ना। तो जो पार्टनरशिप्स हैं, अब लाइफ पार्टनर्स की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ऊपर 4 ग्रह हैं, नीचे राहु अकेला है। एक एग्जांपल है ऐसी, कम से कम 60 या 70 एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक या 2 दूंगा। नीचे राहु बैठा है, ऐसे आदमी की जब भी शादी होगी, ससुराल शादी के बाद तबाह हो जाएगा। 34 के 34 गुण मिला लो, लड़का अरबों भले किसी भी दुनिया के मल्टी मिलीनियर का बेटा हो, या लड़की भले मल्टी मिलीनियर की बेटी हो, लेकिन जैसे ही ये शादी होगी, सामना ससुराल तबाह हो जाएगा। इसी तरह से एक क्लॉज है शनि 2nd हाउस की। इसी तरह से एक क्लॉज है बुध 12th हाउस में और राहु 6th हाउस में। तो मल्टीपल ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने ये देखना है कि कोई आदमी, आप जिसके साथ उसकी शादी करवाने जा रहे हो, उन दोनों की कुंडलियों के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव योग तो नहीं है कि जिससे एक दूसरे को इसका इफेक्ट आए या नेगेटिव इफेक्ट आए। और मान लीजिए कि दिख रहा है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या कोई रेमेडी करके उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है, वो हम करते हैं। सर मेरे पास एक सवाल आ रहा है,
आपने पहले भी बोला था कि जब बच्चे का जन्म, जब हम फेजेस के बारे में, लाइफ स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे, कि जो भी रेमेडी या सीजेरियन के पहले लोग आते हैं वो बोलते हैं कब सीजेरियन करें, और आपने बोला कि 99.9% ऑफ द टाइम हो या जो भी हो, ग्रह जो होते हैं वही होते हैं, तो बच्चा तो तभी पैदा होने वाला है। ठीक है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो शादी के वक्त ये अप्लाई क्यों नहीं करता है, या फिर करियर जब होता है वो अप्लाई क्यों नहीं करता है? अगर बर्थ और जन्म का लिखा हुआ तो करियर का भी लिखा हुआ था, या फिर लाइफ पार्टनर चूज करने में भी हुआ होता है ना? तो हमको ये सब चेक करना पड़ता है, या इट्स जस्ट हमारी जो फेट हम बोलते हैं? मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। कुछ चीजों को आप बदल सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए श्रुति जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। आप कल आज मेरे इस पॉडकास्ट के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करते वक्त आंखों में पट्टी बांध कर ड्राइव कीजिए ना। अगर डेस्टिनी में लिखा होगा कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या दिक्कत है आपको? आंखें बंद करके भी तो गाड़ी चला ही सकते हो। क्या लगा आपको मेरी बात से? आपने मेरे को तो फंसा दिया क्वेश्चन करके, तो मैं आपको नहीं फंसा सकता? सर मैं फंसा नहीं रही हूँ, मेरे को तो एक्चुअली जानना है। बात नहीं 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 नहीं, नहीं सुनिए। आप कोई भी चीज जिसमें हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी डाल सकते हैं, हम अपनी मर्जी डाल सकते हैं। क्या होता है जिंदगी में, कई चीजों को मल्टीपल टाइम, हजारों बार हम लोग करके देख चुके हैं। हम क्या चूज कर रहे हैं? बच्चे की आपने जो पूछा कि हम पंडित से, वो क्या वो पंडित बोले कि 2 महीने 9th मंथ उसका लड़की का चल रहा है, तो पंडित बोले जी 1 महीने बाद ग्रह बड़े अच्छे आएंगे, तो क्या डॉक्टर के पास इतनी ताकत है कि वो 1 महीना बच्चे को मां के पेट में ही रहने दे? मुझे इतना बता दो, है पॉसिबल? नहीं है। अच्छा चलो, वो बोले नहीं नहीं, 9 महीने बाद जो डेट आई वो तो गलत है, 6ठे महीने बच्चा पैदा कर लो, इज इट पॉसिबल? तो बच्चे का बर्थ डेट आप गलत चूज कर रहे हो। बच्चे का सही बर्थ पता कब हुआ? जब हस्बैंड वाइफ का वो मिलन हुआ, जब उसने कंसीव किया, दैट वाज द राइट टाइम कि वो बच्चा अब किन ग्रहों में पैदा होगा। पॉइंट समझ गया? हम्म। हो गया। एक तो क्वेश्चन का हाँ। उत्तर ये मिल गया। हाँ। दूसरा, अब आप मैरिज लाइफ में आते हो, तो मैरिज लाइफ में ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके आपके यू हैव अ चॉइस। डेस्टिनी ने क्या क्या लिखा है ये कैसे आप पढ़ सकते हो? क्या पता डेस्टिनी में यही लिखा हो कि आप देख भाल के, पढ़ सुन के अपनी पसंद से शादी करो, यही डेस्टिनी हो? आपको कैसे पता? देखिए, क्वेश्चन और आंसर्स के अंदर हर क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है। ये भी सही बात है। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप आंखें बंद करके गाड़ी चला के देखिए ना। अगर नहीं टक्कर होनी होगी तो होगी नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। नहीं होगा, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। छत से छलांग लगाओ, चोट नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी। तो ठीक उसी तरह से, अगर आप आंखों से देखकर मक्खी नहीं खा सकते, हम जो भी खाना खाते हैं उसको देखभाल के खाते हैं ना, इज दैट हाइजेनिक और नॉट? तो इसी तरह से जब हम, जो चीज हमारे हाथ में चॉइस है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसलिए आप ये वो फॉर्मूले के साथ इस चीज को नहीं कर सकते हो कि जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, किस्मत में यही लिखा होगा कि अब देखभाल के करो। ठीक है, अब इसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं।
नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, लाइफ पार्टनर से कौन सी प्लेनेट जुड़ी हुई होती है? शुक्र। शुक्र, और उसका जो फैमिली है वो राहु से जुड़ी है। ससुराल राहु है, फैमिली शुक्र है, मतलब आपकी लाइफ पार्टनर शुक्र है। लड़की के लिए लड़का शुक्र है, लड़के के लिए लड़की शुक्र है। तो ये देखा जाएगा कि कहीं शुक्र के साथ कनेक्शन ऐसा तो नहीं हो रहा कि पत्नी बीमार हो जाए, या पत्नी के आने से पति बीमार हो जाए, या किसी की सूर्य और शनि की आपस की टक्कर हो रही हो और उसमें औरत का नुकसान होता दिख रहा हो, उसके अंदर आपको कोई उपाय करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक और चीज बताता हूँ, थोड़ी मजेदार है श्रुति जी। कभी कभी ना कुंडलियां सही होती हैं, मैच भी सही होते हैं, शादी भी अच्छी है, पर समय गलत होता है। वो समय गलत है। गलत समय पर कोई उपाय आप करते हो या गलत समय पर आप शादी करो, वो समय गलत हो गया। कैसे समय गलत हो गया? मान लीजिए जिसका 6th हाउस का शनि है, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा और ऐसी अनेकों अनेक है। अगर वो 28 साल से पहले शादी कर रहा है तो उसकी शादी के 2-3 साल बाद, उसकी अगले 2-3 साल तक उसकी लंबी वॉट लगने वाली है और कभी कभी शादी ही नहीं बचती। क्या एग्जांपल है? अब वो मान लीजिए वो बंदा मेरे पास आया, उसकी शादी है जब उसकी आयु 27 साल 10 महीने है, अभी अभी हुई है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई 2 महीने और शादी मत कर, यही बोलूंगा ना। ये अच्छा, यहाँ 27 में आ रहा है तो मैं बोलूंगा 1 साल शादी मत कर। और ऐसे बहुत लोग हैं, और ऐसे कई और भी, ऐसे भी कई हैं जिन्होंने बात नहीं मानी और उनको तकलीफें आई, उसके बाद वो मेरे पास रेमेडी लेने आए। क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, हाँ जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको बोला, मना किया गया था और तब उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। जब वो फंस गए और तब आए। अब आपके पास एक गिलास है, वो आप तोड़ देते हो तो उसको जोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, तोड़ने में तो 1 सेकंड ही लगेगा। तो मैं आपको बोलूं ये कांच का गिलास है, इसको छेड़ना मत, टूट जाएगा। और आपने छेड़ दिया और आप बोलो मैंने छेड़ दिया और अब ये टूट गया, अब इसको जोड़ो, तो आप सोचोगे नुकसान किसका है। तो श्रुति जी, एस्ट्रोलॉजी आपकी यहां यहां हेल्प कर पाई। सर ये सच बात है कि शादी के वक्त आप रेमेडी भी कर सकते हैं? 100%। फिर जिस तरह से जन्म के समय में हम कुछ ग्रहों की रेमेडीज कर सकते हैं, उसी तरह से कन्यादान हमारे ना, मैं आई एम नॉट, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि कितना सच है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि शादी के समय भले ही 1 मिलीमीटर कद बढ़े, लड़का लड़की का कद बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है, हाइट बढ़ती है, भले ही 1 मिलीमीटर बढ़े। ये बड़ा, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर इसको कंडेम भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुछ बोले हैं। तो कद बढ़ने से ऐसा भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो शादी, जन्म, शादी और मृत्यु, ये 3 ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर हम रेमेडीज करवाते हैं। जन्म के समय इसी इंसान की आगे के ग्रह सही रहो उसके लिए। शादी के समय 2 चीजें देखते हैं कि शादी का प्लेनेट ही खराब है तो उसका उपाय करवाएं ताकि इनकी शादी अच्छी रहे, या शादी के समय बुरे प्लेनेट का उपाय कराएं ताकि उसका, मान लीजिए उसका शुक्र अच्छा है, उसकी शादीशुदा जिंदगी तो अच्छी रहने वाली है, परंतु शादी के बाद उसका बिजनेस चौपट होने वाला है, तो हम बुध का उपाय पहले करा देंगे, वो कन्यादान के समय उपाय हो। परंतु जो मृत्यु है, अब आपका जो प्रश्न है कि तीसरा मृत्यु कैसे, तो मृत्यु शैया पे जो इंसान, जो बुजुर्ग जाता है, हम उसके थ्रू अपने, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके सबके ग्रह जो खराब आ रहे हैं, तो वो जो मृत्युशैया पे इंसान पड़ा है, अगर उसको इस चीज की नॉलेज है कि मेरा पिछले कई जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन से ये ग्रह खराब आ रहे हैं, तो अगर उस ग्रह की वस्तुएं वो आने वाले समय पर अपने बच्चों को दे के जा रहा है, तो इससे उसकी आने वाली जनरेशन में वो जेनेटिकल जो प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजिकल जेनेटिकल, एस्ट्रो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। ये लाल किताब में लिखा गया, मैं इसको मानता हूं, मैंने अपने पे लागू किया है। मेरे फादर के, मेरे ग्रैंडफादर का
चंद्र खराब था, मैंने उसके रेमेडीज की। मेरे जो बच्चे बाद में पैदा हुए उनके चंद्र जो है वो पॉजिटिव साइड में गया है। उनका बुध, मेरे फादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरा बुध खराब था, मेरे बच्चों का बुध अच्छा है। तो ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस लिया है। सर, तो अभी भी जब आप रेमेडीज कर रहे हो तो क्या वो आपको जो प्लैनेट्स, जो ग्रह के प्रॉब्लम्स है, वो अभी भी एक्सपीरियंस होते हैं या नहीं? 100% होती है, 100% होती है मैम। देखिए, याद रखना, जो भी ग्रह, जो भी हम प्लैनेट्स की रेमेडीज करते हैं, प्लैनेट्स, आप मान लीजिए आप एक दुश्मन है, आपका कोई दुश्मन है, आप उसको, आप सुबह उसके सर पे डंडा मारने की सोच रहे हो कि मैं आज इस बंदे के सर पे इसका सर फोड़ने वाली हूँ, और गुस्से में उसके घर में डंडा लेकर सर फोड़ने के लिए जा रहे हो, वो बैठा हुआ है आपके निशाने पे है, और एक सडनली सडनली कोई ऐसा आदमी आया जिसने वो डंडा आपका पकड़ लिया, छीन लिया कि नहीं मारने दूंगा इसको, और आपके हाथ में दूसरा डंडा है, पहले आप उसी को मारोगे कि नहीं मारोगे? कि तूने इसको डंडा मारने से बचाया, पहले तो तेरे को डंडा पड़ना चाहिए। बोलो, सच्ची में बताना मुझे। नहीं, मैं तो मार दूंगी। मार दोगे ना? सच्ची में बोलो। मैंने बड़ी, देखिए मैं बड़ी हल्की फुल्की बात बता रहा हूं आपको, कि आपके निशाने पे एक बंदा है और कह रहे तेरी ऐसी की तरह, उसने हाथ पकड़ लिया और दूसरे डंडे से पहले उसकी पिटाई करोगे। अच्छा भला मैं उसको ठोकने वाली थी। तो जब हम किसी का डंडा, एक ग्रह बोलता है मैंने श्रुति जी को डंडा मारना है, और मैंने श्रुति जी को बचाने के लिए वो डंडा पकड़ लिया, तो दूसरे हाथ से वो ग्रह मेरे को भी डंडा मारेगा, रुक तेरी ऐसी की तरह। तो इसलिए जितने भी आप देखना, मैं आपको बड़ा यहां से बड़ा लॉजिकल एक उत्तर दे रहा हूं, कि अगर एस्ट्रोलॉजर अपनी कर्मों से अपने कर्मों को सही नहीं कर पाता है, तो वो डंडे उसको भी पड़ने वाले। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं इसका डंडा पकड़ूंगा तो ये मेरे सर पे डंडा मारेगा, तो मुझे हेलमेट पहन के उसका डंडा पकड़ना चाहिए। या फिर मुझे श्रुति जी को इतने मैंने श्रुति जी को इतने गिफ्ट दिए हो कि श्रुति जी बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तूने मेरे बहुत गिफ्ट दिए हैं, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तो श्रुति जी, जो फॉर्मूला आप पे लागू होता है वो ग्रहों पे भी लागू होता है। समझ में आ गया। जो, देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल विद्या बता रहा हूं मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि जो आदमी इस तरह की मेरी बात से सहमत नहीं है, मेरा नंबर, फोन नंबर सब दिए हुए हैं, आप भी देना प्लीज, ताकि वो मुझसे बात कर सकता है। मैं उसको, मैं अगर 100 एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूं, तो 100 एस्ट्रोलॉजर्स में से 10 लोग ही सुखी हैं, 90 एस्ट्रोलॉजर्स को परेशानियां आती हैं। तो वो परेशानियां क्यों आती हैं? ये डंडे वाली एग्जाम्पल्स है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी एस्ट्रोलॉजर, अरे एस्ट्रोलॉजर छोड़ो, आप सोचो, आप कोई भी लॉर्ड की बात करिए, मैं एक सिंगल किसी धर्म की बात भी नहीं करूंगा। आप लॉर्ड बुद्धा की बात कीजिए, लॉर्ड रामा की, लॉर्ड कृष्णा की, आप पीर पैगंबरों की, गुरुओं की, फकीरों की, आप कोई एग्जाम्पल ले लो जिसने ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे काम किए, जिन्होंने जिन्होंने दुनिया को सही राह दिखाई। आप उनकी पर्सनल जिंदगी को खोलोगे तो उसके अंदर अंधेरा दिखेगा। हाँ। पकड़ लो ना आप। कोई आप बोलो, यू आप रिलीजन भी आप चूज करो, और उसके अंदर कोई भी आइडल, कोई वर्शिप वाले जो भी गॉड है वो भी आप चूज करो। आपको खुद ही आपके, मुझे आप पूछने से पहले ही आपके मन में क्लियर हो जाएगा। आप लॉर्ड रामा को पूछेंगे तो बताओ, लोग बोलते हैं तुम्हारी तो, मेरे को किसी ने पूछा तुम्हारी तो इनकी जोड़ी तो राम सीता जैसी रहेगी। तो मैंने कहा राम सीता की मैरिज लाइफ अच्छी थी, आधी जिंदगी जंगलों में भटकते निकल गई, उसके बाद उसने सीता को छोड़ दिया। मैं मेरे लिए बड़े आराध्य हैं भगवान राम। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी लॉर्ड, हमारे मेरे परिवार के ग्रैंडफादर तक, मेरे ग्रैंडफादर्स तक की फैमिली का एक बच्चा सिख बनता था। तो सिखिज्म से मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है, बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली होने के बावजूद। तो हमारे सिख पंथ ग्रंथ, सिखों के अंदर जो हमारे जो 10 गुरु हैं, आप 10 गुरुओं की अगर आप स्टोरी देखेंगे, तो किसी एक गुरु को भी पकड़ेंगे तो सबने कितना दुख झेला, अगर उसकी आप स्टोरी समझे तो आपको पता लगेगा कि धर्म को निभाने के लिए अपने शरीर को, अपनी फैमिली को कैसे सेक्रीफाइस किया जाता है। तो कोई भी, मैं आपको हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, आप जैनिज्म में देखते हैं
कोई जैन मुनि पकड़ लीजिए, नंगे पांव, नंगे शरीर, बिना भोजन के तप करके वो दुनिया को राह दिखा रहा है। बुद्धिज्म को पकड़ लीजिए, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, राजपाट, जंगल, सब से आके जंगल में आके बैठ गए। सो आप कुछ भी पकड़ लीजिए, किसी भी रिलीजन के अंदर किसी सेंट को पकड़ लीजिए, तो उसकी जिंदगी के अंदर तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसे चीजें हैं। अगर जो रियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेरा वर्जन सिर्फ उनके लिए है। श्रुति जी, ये भी कांटों का बेड है। जो इस पे लेटते हैं उन्हीं को कांटे चुभते हैं। इसके लिए आपको इसके लिए भी उतनी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या डोनेट कर रहे हैं। हमें जब कोई पैसा फीस आती है, तो हम उस फीस में से कुछ हिस्सा अपने लिए, मैं सबसे बोलता हूं, जो भी लोग भले मेरा क्रिटिसाइज करें, परंतु इस मंच के माध्यम से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अपने लिए दान पुण्य मत, जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि आपकी अर्निंग्स, आप अपने आप को खर्च करके, अपनी विद्या के साथ साथ अपने पुण्यों को खर्च करके लोगों को राह दिखा रहे हो। सच्ची झूठी कुछ भी हो, आप झूठे पंडित भी हो, तब भी आप उनको जो राह दिखा रहे हो, उसके लिए आपको इसका करना पड़ेगा। आपको अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा सर, हम थर्ड फेज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं किड्स प्लानिंग और उसकी रेमेडी, और ये पितृदेन क्या है? आपने एक क्वेश्चन पूछा है पितृऋण के बारे में। इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन इन एस्ट्रोलॉजी। श्रुति जी, मेरा एक सवाल है, मल्टी मिलीनियर्स, कोई भी नाम लीजिए आप, कोई भी रिचेस्ट, आप मिस्टर ट्रम्प इसका नाम लें, वो जितने एम्पायर अर्न कर रहे हैं, वो किसको देके जाएंगे? बच्चों को, उसके बच्चों को। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। एलन मस्क अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको देके जाएंगे? अपने बच्चों को। अब आप अपने पे आइए, आप जितना भी अर्न करेंगे, आप किसको देके जाएंगे दुनिया से जाने से पहले? अपने बच्चों को। आप जो पाप करने वाली हैं, वो किसको देके जाने वाली है? ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को आएंगे। हाँ। ऑटोमेटिकली आपके बच्चों को आएगा। उसके लिए ईश्वर बैठा है। तो ये चीज, जब आप कुछ भी गलत करते हो और जहां आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, अगर वो आपके बच्चों के लिए है, तो जो आप गलत कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, जो आप लोगों को चीट कर रहे हो, लोगों का पैसा मार रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, किसी का क्राइम कर रहे हो, किसी का पैसा छीन रहे हो, किसी बच्चे को उसके माँ के पेट में अबॉर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको बच्चा नहीं चाहिए इसलिए आप उसको अबॉर्ट कर रहे हो। आपको लड़का चाहिए था, लड़की है, उसको अबॉर्ट कर रहे हो। ये सारे जो क्राइम आप कर रहे हैं, ये सारे क्राइम्स लिखे जाते हैं उस किताब में, जिसको ईश्वर की किताब बोला जाता है। इसी वजह से कुदरत डिसाइड करती है कि वो आपके घर में किस तरह के ग्रहों का बच्चा पैदा करेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं और आप दुनिया चलाते हैं? नहीं। गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, वो आज भी है और सारी जिंदगी रहेगा, और वही चलाता है, वो डिसाइड करता है आप कैसा क्राइम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका ऋण बनता है। मान लीजिए कोई आदमी ने अपने ससुराल के साथ चीट किया, सबको जहर दे दिया, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, तो उसने अपने किसके साथ चीट किया? ससुराल के साथ। तो ससुराल क्या था? राहु था। तो उसका क्या बना? ऋण बन गया। तो राहु का ऋण बन गया। मान लीजिए आपने अपने भतीजों को, भांजों को मारकर उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टियां हड़प ली, उनका शेयर ले लिया। आप एक सीट पे बैठे हो, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट पे बैठे हो, और आपने क्या किया? आपने लिख दिया कि सारी मेरे एरिया के कुत्तों को मार दिया जाए, क्योंकि कुत्तों की वजह से बड़ी कंप्लेन आ रही है कि इसने ऐसा कर। तो क्या हुआ? वो कुत्तों को मारने की वजह से क्या हुआ? केतु का ऋण बन गया। ठीक है। आपने
जो किसी की बेटी को शादी करके एज ए बहू अपने घर लेके आए, उसको जला दिया, देखा आपने, डॉरी के लिए, दहेज के लिए जला दिया, तो अपना शुक्र तो खराब कर लिया। अब शुक्र दूसरे तरीके से भी है कि कहीं कोई कैटल ग्राउंड है, उसके अंदर गायों को जहर दे दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो ये सारी जो शुक्र से रिलेटेड लोगों को मारने, लूटने, काटने या ऐसा चीट करने की वजह से शुक्र का ऋण बन गया। और वो एग्जाम्पल और बताता हूं, ये आगे कैसे एग्जाम्पल देगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। वो क्या दिखेगा, मैंने अपनी चैनल पे वो 9 ग्रहों के ऋण कैसे बनते हैं और उसका आपको इफेक्ट कैसे दिखता है। मतलब सपोज आप एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, आपने देखा होगा कि कभी किसी की शादी पे आप गए हो, ये सुना है या पढ़ा है आपने, अपनी बात करना शुरू कीजिए, किसी और की नहीं। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, या खुद के ऊपर कहीं आस पड़ोस किसी की फंक्शन में, जैसे ही उसके घर में फंक्शन चल रहा था, उसके घर में कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंटल, जो नहीं होना चाहिए था। यानी शादी थी, अभी कल शादी, आज किसी की डेथ हो गई। एग्जाम्पल, ये मैंने सुना है। यह शादी के लिए सब लोग जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और आधे से ज्यादा लोगों को, किसी की डेथ हो गई, कोई इंजर्ड हो गया, कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया, ऐसा सुना मल्टीपल टाइम, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में, अपने आस पड़ोस में। उसी उसी तरह से ये एग्जाम्पल, ये शुक्र का ऋण हो गया। तो शुक्र का ऋण कब आपको दिक्कत देगा, जब आप शादी के समय ही फिर वो आपको तंग करेगा। एग्जाम्पल दूसरी, आप देखो किसी इंसान को चोट लगी, डॉक्टर कह रहा है इसको बचाना है, तो जल्दी से जल्दी इसको हेलीकॉप्टर पे बिठाओ और उसको हम दूसरी एरिया में शिफ्ट करेंगे, और पता लगा वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। जहां एक को बचा रहे थे वहां 4 को बचाना पड़ गया। तो मुसीबत के बीच में दूसरी मुसीबत आ जानी, ऐसी चीजों में ऋण काम करता है। आप, और एक चीज बताता हूं, जब आपकी प्रसिद्धि बहुत है, आप लोग, दुनिया आपको सलाम कर रही है, आप देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसी स्कैम में फंस जाते हैं, और वो तब फंसते जब वो बड़ी पीक पे होते हैं, तब ऋण काम करता है। पितृ ऋण तब काम करते हैं जब आप दुनिया के आगे मजबूर हो जाओ, आपकी इतनी जान पहचान है कि आप प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी फोन कर सकते हो, परंतु आपका क्राइम ऐसा हो कि वो भी आपकी हेल्प ना कर पाए, तो पितृ ऋण काम करेगा। इसका मतलब है वहां पे पितृ ऋण काम कर रहा है। किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं टिक रही, किसी के यहाँ लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सारी चीजों को पितृ ऋण से जोड़कर देखा गया है। परंतु ये मैंने कई विद्याओं के अंदर सुना है कि पितृ ऋण होते हैं, परंतु मैंने लाल किताब को खाली इसी किताब के अंदर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने आज, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि उनमें भी उसका कोई निदान दिया हो, परंतु इसके अंदर उसकी रेमेडी दी हुई है कि आप उसको कैसे अपने उस पितृ ऋण का उपाय कर सकते हैं। तो इसलिए पितृ ऋण के बारे में अगर सच्ची में अगर कोई क्योंकि दुनिया तो बोल देती है अरे तुम्हारे पे पितृ, उसको किसी के पास कोई उत्तर ना हो तो सिंपल उसको उत्तर होता है तेरे पे पितृ ऋण है। परंतु हमारे पास पितृ ऋण की रेमेडीज भी रेड बुक में दी गई। ओके ओके, तो किड्स प्लानिंग के लिए क्या हमको प्लैनेट्स देखने चाहिए, ग्रह देखने चाहिए? ये तो सभी विद्याओं के अंदर है, हमारी सनातन पद्धति में भी है, खाली रेड बुक में नहीं, सभी विद्याओं के अंदर है कि अगर आपको अच्छा दिन, अच्छा वार, हाँ वो मैं फिर आपको एक चीज दूंगा, किड्स प्लान, अभी आपका प्रश्न था, पहले आपका प्रश्न था बच्चे का जन्म करते वक्त हमें डेट देखनी चाहिए, नहीं नहीं, ये राइट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे कई नियम लिखे हुए हैं, और ये सनातन धर्म में भी है कि कैसे नियमों का पालन करते समय आपके घर में अच्छी संतान पैदा होती है। और ये नियमों के अंदर ही बड़े बड़े राक्षस, हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस,
उन्होंने जाने अनजाने में ऐसे नियमों का पालन किया कि उनके घर में प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा हुए। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे यहाँ तो बहुत चीजें हैं। आदमी, हमारे घर की जो औरतें हैं वो किस तरह से खाना बनाए तो घर में उस खाने में कितना रस बनेगा। तो ये सारी चीजें अलग हमारी सभी विधाओं के अंदर है, सभी विधाओं के अंदर। इसके लिए लाल किताब में भी है और सभी विधाओं में भी। ओके, अब हम देखते हैं घर बनाना या घर लेना, इसमें कौन सी इश्यूज हो सकते हैं और रेमेडीज के बारे में। श्रुति जी, आपको एक ऐसी चीज बताने लगा हूं घर के इस बारे में कि आप अगर इस चीज की खाली क्लिपिंग ग्रुप में डाल दो, सभी जगह पे वायरल कर दो, तो लोग पागल हो जाएंगे। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। मॉर्चरी होती है सब जगह पे, हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मंदिर होते हैं। जहां मॉर्चरी है, जहां मंदिर है, जहां हॉस्पिटल्स हैं, वहां अगर वो हाइट में है और उस बिल्डिंग की, यानी उस मंदिर की परछाई, मंदिर माने इट इज नॉट अ मंदिर ओनली अ हिंदू टेम्पल, ऑल रिलीजन्स, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन, इवन चर्च, इवन मॉस्क, कोई रिलीजन की कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग जो है, उसकी जहां तक परछाई गिरती होगी, छाया गिरती होगी, वहां तक कर्जा और बीमारी वाले लोग रहते होंगे, जहां उन्होंने घर बनाया हो। वाओ। किसी ने कुएं के ऊपर घर किसी ने कुएं के ऊपर घर बनाया है, उसके यहाँ पे सुसाइड हुए होंगे। हमारे, मुझे ज्यादा तो नहीं, पर मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि शिवालय के सामने वाला घर में भी सुसाइड होते होंगे, अननेचुरल डेथ्स होती हैं। तो आप घर बनाने की बात कर रहे हो, तो मैंने घर का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आपको मैं जो चीज बता रहा हूं कि अगर आपके घर के पड़ोस में कोई ग्रेवयार्ड है और उस ग्रेवयार्ड की कोई चर्च या कोई उसके बिल्डिंग की परछाई आपके घर पे पड़ रही है, तो आपका घर कितना भी वास्तु से अकॉर्डिंगली बना हो, कितना भी आपने उस पर पैसा लगाया हो, आपने अपना पैसा भी वेस्ट किया और अपनी जिंदगी भी वेस्ट कर लोगे। तो ये घर बनाने की आपने जो बात शुरू की, मैं यहीं से आपकी ये बात शुरू करूं। इसमें आपकी सारी दुनिया के वास्तु भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए घर। तो दुनिया में जब आप वास्तु की बात करते हो तो सब सारे वास्तु, मैं किसी वास्तु की साइंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है। और मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें भी नहीं करूंगा, मैं जो मैंने पढ़ा है मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूंगा। तो जब आप कुछ भी पढ़ते हो एक नॉर्मल, तो सब बोलेंगे ईस्ट इज वेरी गुड, आपका सबका घर ईस्ट फेसिंग ही होना चाहिए, साउथ इज वेरी बैड, हो ऐसा पढ़ा है ना सबने, है ना। तो क्या ईस्ट फेसिंग वाले लोगों के घर उजड़ते नहीं है, या ईस्ट फेसिंग वालों में मल्टी मिलियनर नहीं रहते? क्या नॉर्थ वालों के घर में दिक्कतें नहीं आती? और या ऐसे भी नॉर्थ वाले घर होंगे जहां पे लोग बहुत अरबोपति होंगे। तो आप दुनिया के हर हर डायरेक्शन में अच्छे और बुरे घर दोनों देखोगे। तो जो अच्छे हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि साउथ वाले सारे बुरे होंगे, नहीं ना। तो कुंडली के अंदर ये लाल किताब में हम क्या करते हैं, हम हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को किस दिशा का घर जो है वो बनाना चाहिए। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये आ गया कि मान ले एग्जांपल है, राहु लगन में है तो उसको ईस्ट फेसिंग कभी सूट नहीं करेगा। किसी के थर्ड या एट्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे उसको कभी साउथ सूट नहीं करेगा। किसी का बुध सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, यस, उसको उसको नॉर्थ सूट नहीं करेगा। किसी का 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो उसको, या शनि उसका लगन में बैठा हुआ, उसको वेस्ट सूट नहीं करेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कईयों को सूट करेंगे, कईयों को नहीं करेंगे।
तो इस चीज के आगे कई और क्वेश्चंस हैं कि घर में एक बंदे का राहु लगन में और एक का इधर, तो फिर तो किसी को कोई डायरेक्शन सूट नहीं करेगी, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई पूछे या अभी नीचे को टाइप कर रहे हैं हमारी बात सुनने के, तो मैं उसको उत्तर भी पहले ही दे देता हूँ कि इसके अंदर मास्टर ऑफ द हाउस की कुंडली ही दिखी जाएगी। मास्टर ऑफ द हाउस कौन है, किसने घर बनाया, किसका पैसा लगा, उसकी कुंडली देखी जाएगी। उसके बाद अगर दूसरे लोगों को अपनी डायरेक्शंस देखनी है तो वो घर के रूम्स की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। अब आ जाइए, शनि के 12 हाउसेज हैं। एक प्लेनेट जब हम घर बनाएंगे तो शनि को देखेंगे, तो उसकी हम 12 हाउसेस की प्लेसमेंट्स देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि इसको किस उम्र के पहले घर नहीं बनाना चाहिए। फोर्थ हाउस, फर्स्ट हाउस का शनि खुद पे भारी होता है, सेकंड हाउस का शनि ससुराल पे, थर्ड हाउस का भाई बहनों पे, फोर्थ का अपनी माँ पे, अपने ननिहाल पे, अपने मन की शांति पैसे पे, फिफ्थ हाउस का बच्चों पे, औलाद पे, सिक्स्थ हाउस का अपनी सिस्टर्स और अपने बाकी अपने जो बच्चियां हैं, घर की बच्चियां हैं, अपनी बेटी हैं उन पे, सेवंथ हाउस का फिर अपने ससुराल पे, एट्थ हाउस का फिर अपने घर पे, नाइन्थ हाउस का अपने एंसेस्ट्रल हाउस में, टेंथ हाउस का परिवार पे, फादर पे, इनकम पे। एग्जाम्पल अब टेंथ हाउस पे मैं रुकता हूँ कि टेंथ हाउस का शनि है और बंदे ने घर 48 ईयर से पहले बना लिया, तो 48 साल तक वो धक्के खाएगा। बनाते वक्त इतना पैसा लगा देगा कि वो सोच ही नहीं सकता, अपनी औकात से 10 गुना लगा देगा। लेकिन अगर 48 साल से पहले उसका घर बन गया तो 48 साल तक वो भीख मांगने जैसी कंडीशन पे पहुंच जाएगा। और मेरे पास ऐसे कई सैकड़ों केसेस हैं। आपने कहीं सुना होगा कि आदमी ने घर बनाया, उसको फलाना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी चीजों को मैंने अपनी कुंडली के बाकी जगह पे भी दिया हुआ है। मैंने अपने YouTube चैनल पे इसकी वीडियोस बनाई हुई और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब में अवेलेबल है। सर मेरे पास एक सवाल है। क्या, देखो, मैं तो पूछ लूंगी, ठीक है, लेकिन अगर हम ये सब प्लैनेट्स को देख रहे हैं, एट सम स्टेज राहु गलत जगह पे होगा, केतु गलत जगह पे होगा, तो क्या हम हमेशा वही वेब में, हम वो ही साइकिल में हमेशा ही रहेंगे? सो मेरी ये समझ है कि एक एक प्लैनेट, मैं यही सोच रही हूँ कि हमारे लाइफ में हमको प्लैनेट्स हमेशा इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। हमको ना एक डायरेक्शन में शांति कभी नहीं मिलने वाली है। लाइक यू विल नेवर हैव अ पीसफुल लाइफ। आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेगी। देखिए, फिर वही बात आ गई कि डॉक्टर से ये सवाल आप पूछ रही हो कि सर क्या मैं जब से पैदा हुई हूं मुझे कोई ना कोई दवाई खानी ही पड़ेगी? सवाल तो फिर वही आ गया ना, घूम फिर के आप वही घूम रहे हो। जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो यही सवाल आप डॉक्टर से पूछोगे ना, कि क्या मुझे हर चीज के लिए दवाई खानी पड़ेगी? जहां प्रॉब्लम होगी वहां दवाई तो खानी पड़ेगी भाई। अगर आपको पेट में दर्द है तो पेट की दवा खानी, ठीक है। अगर दर्द नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। आपको किसने बोला है आप बिना बात के जाओ और वहां बोला जी मैं आ गई मुझे कोई भी उपाय दे दो? ऐसा नहीं होगा। जब सर में दर्द होगा तो न्यूरो के पास जाओगे, नाक में दर्द होगा तो ईएनटी वाले के पास जाओगे, ठीक है। हड्डियों में दर्द होगा तो ऑर्थोपेडिक वाले के पास जाओगे, गायनी प्रॉब्लम आ गई तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वही आपको बताएगा। तो उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम कौन सी है? सर की प्रॉब्लम है तो राहु का उपाय करेंगे, सांस की प्रॉब्लम है तो बृहस्पति का उपाय करेंगे, पेट की प्रॉब्लम है तो मंगल या केतु का उपाय करेंगे, बीवी की प्रॉब्लम है, बीवी सता रही है, ये आपको सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं तो शुक्र का उपाय करेंगे, स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र का उपाय करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास भी तो वही वही सब चीजें हैं। तो वो पहली बात। अब बात आ गई कि इसके अंदर श्रुति जी देखिए, मैं आपके साथ बड़ी हल्की फुल्की टॉक कर रहा हूं। मैं वो टॉक नहीं कर रहा हूं किस पे राहु की महादशा है, किस पे शनि की महादशा है, उसके अंदर ये हो जाएगा, उसकी इतनी ऑन सी। जिसको ग्रामर नहीं आती, आपकी मेरी जो ऑडियंस है उनको ग्रामर नहीं आती है भाई, उनको मेरी और आपकी सीधी सादी बात ही समझ आएगी।
मैं आपको ग्रामर की बातें समझाने की कोशिश करूंगा तो वो लोग बंद कर देंगे, श्रुति जी ने रॉन्ग बंदे को सिलेक्ट किया पॉडकास्ट के लिए। मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई ग्रह सारी जिंदगी खराब नहीं रहता है, कुंडली में कैसा भी बैठा हो, और कोई ग्रह कुंडली में कैसा भी अच्छा बैठा हो सारी जिंदगी उसका अच्छा फल नहीं देता है। समय आने पर हर ग्रह अपना अच्छा और बुरा फल देता है। उसका समय कब आएगा वो हम एस्ट्रोलॉजिकली, जब आप हमारे पास आते हो तो हम डिसाइड, जो फॉर्मूलाज हैं जो किताब के रूल्स के अकॉर्डिंगली है, वो हम डिसाइड करते हैं कि इस समय इसकी ये महादशा चल रही है या इस ग्रह का पीरियड चल रहा है और ये इसी ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो उसका मतलब है कि इसको इस ग्रह की इस एज के बाद या इस दिन के बाद, मान लीजिए गोचर में 2.5 दिन चंद्र रहता है, चंद्र 2.5 दिन रहता है। बुरे दिन आप मेरे को बोलो आज मैं 8th हाउस में चंद्र और मैं मदर का ऑपरेट कराऊंगा, मेरे से पूछ ही लिया आपने, करा लेते तो हो सकता करा लेते, तो मैं क्या बोलूंगा 2.5 दिन रुक जाओ, यानी आज से 3rd डे चंद्र 9th हाउस में चला जाएगा तो करवा लेना। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो हर ग्रह जो रोटेट हो रहा है एक उसका गोचर के अंदर उसका एक टाइमिंग है। हमने ये देखना है आपके हॉरोस्कोप और उस गोचर के मूवमेंट के अंदर का अच्छा टाइमिंग, अगर पास में कोई अच्छा पास में आ रहा है तो आप उसके अंदर वो उपाय करो, या अभी मत करो या अभी कर लो या रुक के कर लो या इतने दिन बाद कर लेना या इतने दिन पहले कर लेना। वो आप जब एस्ट्रोलॉजिकली आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो डिसाइड आपको अपनी सेंस के साथ जो उसने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी राय देगा। ओके, तो हम फिर से जाते हैं मेकिंग अ हाउस, या घर लेना या बनाना, उस पे जाते हैं। तो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आप बना लेते हो तो इसके भी रेमेडीज होते हैं ना, क्योंकि अभी लोगों ने शायद घर बना लिया हो। आप मुझे फिर आपसे एक सवाल पूछूं, 2 बंदे ब्लाइंड हैं, उनके घर में कुआं खोदोगे आप? नहीं, क्यों? गिर जाएगा, देख नहीं और मर सकता। जाएगा। हाँ, और मान लीजिए आपने 2 ब्लाइंड्स को ऐसा घर लेके दे दिया जिसमें पहले से ही कुआं था, अब क्या करोगे? उसके ऊपर ग्रिल लगवा दोगे? का, हाँ, तो रेमेडी किसने की? आपने मैंने रेमेडी की। करवाई? हाँ, आपने रेमेडी करवाई, क्यों ग्रिल लगा दी? कि वो गिरने से पहले उनको दिखेगा कि मैं गिरने लगा था, तो नहीं होगा, है ना? तो आपको मेरी बात का उत्तर मिल गया, घर ले लिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी रेमेडी पॉसिबल होगी तो हम करवा देंगे। अगर पॉसिबल नहीं है, आपने बोला अगर पॉसिबल होगी, तो अगर नहीं है तो फिर उसको बोलेंगे भाई तू घर चेंज कर ले, तो घर चेंज कर ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी सुनिए। अब मैं इस पे, एक बंदे ने घर बनाया और मैंने उसको बोला कि तुझे जब घर बनाना था तो मेरे को पूछ के बनाना था, वो मेरा नोन था और मैं फैक्ट वो बात बता रहा हूँ जो हुई। तो उसने बोला सर नहीं पूछ पाया, अब मैं क्या करूं, फंस गया हूं। तो उसकी कुंडली के अंदर एक योग था कि उस बंदे को जब घर बनाता तो उसको अच्छे के लिए, अच्छे समय, उसका समय अच्छा रहे, घर अच्छा रहे, उसके लिए उसको अपने एंसेस्ट्रल हाउस की जो दहलीज दहलीज थी या उसका घर का जो मेन चौखट था या उस घर की मेन चौखट का मेन डोर का नीचे का लकड़ा था या उसका कुछ था, वो लाके अपने इस घर में लगाता तो उसको ये घर बड़ा अच्छा सूट करता। अब उसने क्या किया उसको पता नहीं था, तो वो 1 साल से नुकसान में था। तो मैंने उसको बोला तेरा वो घर में जाके जिसको तू बेच के आया उसको रिक्वेस्ट करके नीचे की 4 ईंटें या उसका फ्लोर उखाड़ के ला सकता हो और उसको रिपेयर करा के फ्री में दे, तो यहाँ पे लगा ले, 2 ईंटें ले आ अपने घर की, उस घर की ईंटें लेके अपने इस घर के मेन डोर में लगा दे या उस घर के मेन डोर की लकड़ी ला के अपने इस घर की मेन डोर पे लगा दे। तो इससे उसको फायदा हो गया क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। अब ये क्या, ये रेमेडी हुई ना। तो 60-70% तो रेमेडी हो सकती है, बट 30% ऐसा भी होगा कि उसने उम्र से पहले घर बनाया तो उसको या तो उस घर को सेल कर देना चाहिए या रेंट पे देके उसको बोलेगा तू रेंट पे बाहर आ जा, उस घर में जा ही मत अब थोड़े दिन के लिए इतनी। तो वो सब आगे इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कि उसके ग्रह कैसे हैं। सब जगह पे सब फॉर्मुलेज लागू नहीं होते, डिपेंड करता है कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल
मूवमेंट के अकॉर्डिंगली उसको क्या एडवाइस करना है, उपाय करना है, परहेज करना है, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर आना है, घर सेल ही कर देना है या घर की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो इट इज ऑल द थिंग्स, इट डिपेंड्स कि उसका पार्ट एंड पार्सल सिस्टम क्या है। ठीक है सर, अब मैं फिफ्थ फेज के बारे में बात करना चाहती हूँ, विच इज़ ओल्ड एज। तो ओल्ड एज बुध से रूल्ड है। ये आप मुझे बता रही है? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ। देखिए, ओल्ड एज का किसी प्लेनेट से लेना देना नहीं है। ओल्ड एज इज ओल्ड एज। प्लेनेट, 9 प्लेनेट्स, बचपन, जन्म से लेकर आपके, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक 9 के 9 प्लेनेट्स का उतना ही महत्व है। अब ओल्ड एज में घुटने आपके आपके जोड़ जवाब दे जाएं तो उसको क्या करोगे? वो एक अलग प्लेनेट है। हड्डियां जवाब दे जाएं तो वो शनि हो गई। स्किन जवाब दे जाए तो शुक्र हो, फिर वही आ गया। आपको यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम्स आ गई। आप देखोगे बुजुर्ग लोगों के जल्दी सुसु निकल जाता है। जो ओल्ड से 80 ईयर्स एंड 70-80 ईयर्स एंड प्रोस्टेट हो गया ये, तो प्रोस्टेट वगैरह में सब चीजों में शुक्र देखा जाएगा। सुसु वगैरह की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, केतु देखा जाएगा। स्टूल की प्रॉब्लम आ गई, अपच की, ये सब चीजों में तो यहाँ राहु देखना पड़ेगा। याददाश्त की प्रॉब्लम आ गई, राहु देखना पड़ेगा। ठीक है, सांस की प्रॉब्लम आ गई, बृहस्पति देखना पड़ेगा। आईसाइट की प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए सूर्य, चंद्र, ये सब देखना पड़ेगा। तो कफ की प्रॉब्लम के लिए चंद्र देखना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर वही बोलूंगा, हम किसी एक प्लेनेट के लिए, नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, वेन्स में प्रॉब्लम आ गई, वेरिकोज हो गया, वहां पे बुध देखना पड़ेगा। तो ये सारे ग्रह साथ साथ चलेंगे। मैं आपको एक ग्रह के ऊपर, कोई आदमी किसी जिंदगी में ये बोले कि एक ही ग्रह को लेकर हम किसी की एक आयु को निश्चित कर सकते हैं, तो वो गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को अपना ये ड्यूटी है कि वो आपको उसके बारे में सही गाइड करे। आपका जो प्रश्न था उसमें जो ओल्ड एज है, मैं आपको एक चीज फिर बताऊंगा कि एक बुजुर्ग, हमने भी आगे चल के बुजुर्ग ही होना है। आज आई एम अबाउट टू टच 50, not a 50, I'm 47 years old right now, but in next 3 years I will cross the 50। तो हम लोग एक एक एज को, एक लैंडमार्क को क्रॉस करने जा रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो आगे चलकर मुझे सबसे ज्यादा क्या रहेगा, मेरे बच्चे कैसे हैं, उनके आगे बच्चे कैसे होंगे, मैं उनको क्या देके जाने वाला हूं, और अभी उनको क्या संस्कार दे सकता हूं, क्या टीचिंग्स दे सकता हूं कि वो अच्छा रहे। उसके साथ साथ अगर मुझे ग्रहों के बारे में समझ है, या मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं पर मैं एक अच्छा, इतनी मुझे समझ है कि अच्छे ग्रहों का क्या रेमेडी करके हम अपने अपने आने वाली पीढ़ी को सही कर सकते हैं, तो एक आदमी को अपनी वृद्ध अवस्था तक आते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी को ग्रहों की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई, कई लोगों को मैंने एक चीज देखी है कि रेमेडीज करके, जो उपाय, जो दवाइयां आदमी को 2 साल में काम नहीं करती, वो 2 दिन में काम करना शुरू कर देती है। लाल किताब में कौन से उपाय है जो हम नॉर्मली कर सकते हैं? लाल किताब रिचुअल्स की किताब है मैम। एग्जाम्पल बताता हूं। आप मैं आपको शादी के रिचुअल्स बताता हूं। शादी में आपने अक्सर देखा होगा कि लड़की, ये मैं हिंदू शादी की बात कर रहा हूं, सनातनी शादी की बात कर रहा हूं। हमारे नॉर्थ इंडिया में जब भी शादी होती है तो बाप अपनी बेटी के सर पे कन्यादान के समय सोने की कोई मांग टीका लगाता है। ये सुना, देखा होगा आपने, मूवीज में भी देखा होगा कि शादी के समय मांग टीका सर पे पहना हुआ है, वो सोने का होता है। मैं आज भी गारंटी देता हूं कि जिन लोगों की फैमिली में, जिन लोग, जो माए बहनों जिनकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही, वो अपने सर पे सोना लगाना शुरू कर दे, उनकी मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी। अब दूसरी बात, आपने ये देखा होगा, ये राजस्थान में या पंजाब में, अगर देखिए आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, मैं इसलिए ये नहीं बोलूंगा, पर जितने लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा या अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी फैमिली के बुजुर्गों ने कानों में हमेशा सोना पहना हुआ है। देखिए, मैंने भी सोना पहना।
आज भी अगर आपको घुटनों की तकलीफ है, आपको यूटीआई की से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कानों में सोना पहन लो सॉलिड, तो उससे आपको आराम मिलेगा। हार्ट पेशेंट सोना पहन ले, उनको आराम मिलेगा, क्योंकि इस यहां से एक नस जो है वो हार्ट तक जाती है, उसकी तासीर अच्छी होती है हार्ट के लिए। एक्वापेंचर के अंदर भी इसका फायदा दिया हुआ है। तो अब मैं ये बात मैंने सबके लिए बोली। अब इसके अंदर क्वेश्चन ही आता है कि क्या औरतें तो ऑलरेडी सोना पहनती हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, वो पेयर्स उन्होंने ईयर पिक करवाए होते हैं, वो उनको अगर वो औरत है तो उसको 3 जगह सोना, 1 2 3। अगर उनको बेटे से रिलेटेड, अपने घुटनों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड दिक्कत है, अपनी औलाद से रिलेटेड दिक्कत, वो चाहती हैं कि अच्छा फायदा मिले, तो उनको 3 जगह सोना पहनना चाहिए, और सॉलिड सोना पहनना चाहिए, खोखला सोना नहीं। अब आ गई ये शादी के आगे, हम देखेंगे कि शादी में जो पंजाब की शादी होती थी ना, तो वो गांव देहात के लोग बैठकर फुलकारी को बिनती थी, और वो फुलकारी जो है वो हम लोग गिफ्ट में देते थे जो शादीशुदा औरत को, ताकि जब वो अपनी सुहाग के कपड़े उतारे तो उसके अंदर लपेट के रखे। आज भी जो जिन घरों के अंदर शादीशुदा कन्यादान के समय का पहना हुआ सूट है या लहंगा है लाल रंग का, वो अगर अपने घर से निकाल दें या उसको पीले कपड़े में लपेट के रख दे, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको रिचुअल्स बता रहा हूं, हमारी किताब में भी ये सब चीजों का हिंट दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे शादी के समय चूड़ा पहनाया जाता था। ये चूड़ा आज तो प्लास्टिक का या कांच का होगा, लेकिन जब ये प्रथा थी, वो हाथी दांत के चूड़े की थी। तो हाथी दांत के चूड़े के ऊपर लाल रंग से उसको पेंट करके वो चूड़ा पहनाया जाता था। वो किस लिए पहनाया जाता था? ताकि जब आप अपनी जिंदगी के मैरिज लाइफ के फेस में पहुंचो, तो आज उसको अपनी एक शर्म और हया, उसको पता, उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। वल्गैरिटी की एक, आप समझ रहे हैं ना, आप किस जिंदगी का किस एक जोन चेंज हो गया आपका। तो आप कोई भी दुनिया का कोई भी कोना हो और कोई भी धर्म हो, वो अलाउ नहीं करता कि अगर हस्बैंड वाइफ हनीमून मना रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के सामने मना सकते हैं, या रोमांस कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के सामने या अपनी फैमिली के सामने या अपने बच्चों के सामने कर। तो वो शर्म और जो हया होती है, उसके लिए सबसे पहले हाथी दांत राहु, हाथी दांत, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। बुध ब्रेन हो गया, राहु उसके अंदर आने वाली जो तरंगे हो गई। तरंगों को मतलब है कि आप एकदम से गुस्से में आते हो, किसी का मर्डर करते हो तो वो राहु की वजह से करते हो, और आप सोच समझ के प्लानिंग करके मर्डर करते हो तो वो बुध की वजह से करते हो। एग्जाम्पल समझ रहे हैं? कोई रॉबरी आप प्लान करके कर रहे हो तो वो बुध की वजह से कर रहे हो, और एकदम से आप निकलते निकलते किसी से ऐसे स्नैच किया और लेके चले गए, वो राहु की मदद से। तो जो एकदम से इंसिडेंट होते हैं वो राहु, और जो प्लान्ड इंसिडेंट होते हैं वो बुध। और ये दोनों चीजों को अगर अपनी लाइफ में लेके चलो तो इनको कंट्रोल करता है मंगल। तो इसलिए वो बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन के ऊपर रेड कलर का हम लोग कलर लगा के उसको पहना देते थे कि इसका बुध और राहु संयम में रहे, दबा रहे, इसको शर्म हया रहे, कि अपने दिमागी यानी बुध के विचार यानी राहु को कंट्रोल में रख सके। इसलिए ये चूड़ा पहनाया जाता था। आपको ये लॉजिक आज से पहले पता था? नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें रिचुअल्स की किताबों में है, ये रिचुअल की किताब है। इसी तरह से आप देखिए कि एक हमारे यहाँ पे जब एक दूल्हा जाता है तो वो घोड़ी पे चढ़ता है, घोड़ी चंद्र आ गई, उसके ऊपर छत्र रखा जाता है, छत्र यानी सूर्य आ गया, सेहरा बांधा जाता है, वो सूर्य का सेहरा बांधा गया, उसको उसकी उसके अंदर उसको पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार से उसको भेजा जाता है, उसको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके वो घोड़ी पे चढ़ता है। तो वहां पे वो बृहस्पति भी साथ में आ गया। भाभियां उसको सुरमा पहनाती हैं, तो भाभियां शुक्र हो गई और सुरमा शनि का हो गया।
वो तलवार लेके चलता है, वो मंगल की हो गई। आप सोचिए तो सही है, हमारे रिचुअल्स कितने रिच थे। सारे ग्रहों को अपने ऊपर समेटकर वो दूल्हा शादी के लिए जाता है। और उस समय जब वो सारे रिचुअल्स को लेके चलता है तो उसको कोई, दूल्हे के पांव हाथ सभी लगाते हैं, यहां तक कि लड़की का फादर भी उसको पांव हाथ लगाता है, लेकिन दूल्हा किसी के पांव हाथ नहीं लगाता जब तक वो दूल्हा है। जैसे ही वो अपना मुकुट उतार देता है, छत्र हट जाता है, कन्यादान हो चुका होता है, कन्यादान वो ले लेता है, बहन आके, बुद्ध आके उसके सर से ताज उतार लेती है, जो सर पे ताज पहनाया होता है तो वो ताज उतार लेती है, तब वो जाके पांव हाथ लगाता है बुजुर्गों के। अगर ये सारी चीजें कोई नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर सकेंगे कि उनकी शादियां ऐसे ही हुई थी। तो कितने रिच रिचुअल्स थे हमारे, आज वो रिचुअल्स नहीं रहे हैं। तो अगर आप इसको एक एक, जो मेरी बात है, अगर इसको अलग अलग भी आप प्रेजेंट करेंगे तो दुनिया को ये चीज के बारे में सच्चाई पता होगी। हमारे गांव के अंदर एक कुआं होता था। हम जब भी दिन और त्योहार अच्छे होते थे ना, करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, होली हो, हम उनमें चावल, सिंदूर, ये सब चीजें, कुमकुम, ये सब डालते थे। उसका चंद्र पूजन होता था ताकि चंद्र, हमारी माएं, नानियां, दादियां सेहतमंद, अच्छी सेहत की मालिक होती थी, हमें अच्छी पढ़ाई मिलती थी, अच्छे संस्कार मिलते थे, चंद्र कायम होता था। आज हम क्या करते हैं, पहली बात तो वो कुएं नहीं है, वो या बोरवेल्स नहीं है, सूख गए, उनको वैसे ही बंद कर देते हैं, उसमें गंद डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, तो चंद्र राहु अपने आप ही जुड़ गया तो क्या होगा। चंद्र विचार है, राहु गंदगी है, तो दोनों चीजों से क्या होगा, इंसान के अंदर गंदगी ही गंदगी भर रही है, दिमाग में गंदगी ही गंदगी भर रही है। इसको जोड़ते जाओगे, ग्रामर बनती जाएगी, ग्रामर बनती जाएगी, उपाय समझ आते जाएंगे आपको। तो यही रिचुअल्स को हम ऐसे ऐसे आगे चलते, आप लोगों के पांव हाथ लगाते हो, हमारा चंद्र अच्छा होता है। आपका बच्चा आपके रोज सुबह उठ के पांव हाथ लगाना शुरू कर दे, उसकी पढ़ाई अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्या है, यही रिचुअल है। तो ये मैम, ये इसी तरह से आप मुझे बोलते जाओगे, मैं बताता जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगा सिलसिला। ये बात सही है सर। जतिंदर जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप जो बात बोलते सच बोलते हैं, तो अच्छा लगा कि आप आए और हमको कुछ सिखा के जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस भी कुछ सीखेगी इससे। थैंक यू सर, आप मुझे भी हेल्प करें, और आई होप कि आप आगे जाके बहुत लोगों को अच्छी तरीके से हेल्प कर सको, ना कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं पैसे के लिए वो ना हो। तो वो लोगों को ये जानना चाहिए कि असली एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन है। तो आप थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।